1971 में युद्ध हुआ था, इंडो पाक वॉर। पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। और तब मुझे पता चला था कि ताजमहल को भी काले कपड़े से कवर कर दिया गया था, जिससे कि उस वक्त एयर रेड्स करते वक्त टारगेट्स विजिबल ना हो। वो एक जो भावना थी कि रात को पुलिस की वहां पर सुनाई देना विसिल और कहीं लाइट जल रही हो, उन सब चीजों से प्रेरणा मिली। पेरेंटिंग में यही था कि देश सर्वोपरि है, मतलब आप जो भी करो आगे जाके, लेकिन वहाँ सच्चाई और ईमानदारी से काम करना। बीटेक में सर आपको आइडिया था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है? मुझे आइडिया 5 साल की उम्र से था, बचपन से। मतलब तब ये था कि नौचंदी मेला लगता था या नुमाइश लगती थी, तो मम्मी पापा जब लेके जाते थे तो वहां पर मिलिट्री की जो यूनिफॉर्म होती थी जिसमें एक सीटी लगी रहती थी, और पूरी यूनिफॉर्म मेरे पास मेरे फादर दिलाते थे। लगभग हर नौचंदी के मेले में मैं एक लेके आता था, और फिर चाहे कोई मुझे देखे चाहे ना देखे, तो ये मेरा शौक था कि चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी के पीछे 30-35 साल हो, या ऑपरेशन सिंधु या पहलगाम, कोई भी जगह हो, तो घुस तो आप आ जाते हैं क्योंकि पहाड़ है। देखिए, निगरानी कितनी भी कर लें, सैटेलाइट्स लगा लें, बार्ड वायर लगा लें, फेंसिंग लगा लें, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की जो बाउंड्री है उसमें से घुस तो आप आएंगे। कि आके उन्होंने धर्म के आधार पर उन 26 लोगों को मारा, जिसमें हमारे एक कश्मीरी मुसलमान भाई भी थे। लेकिन उन पर्यटकों को जो बेचारे घूमने गए हैं, फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, और वहां भी मजहब की नाम लेकर पहचान कलमा पढ़ा रहे हो, कलमा पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। और माइंड यू, ऑपरेशन सिंदूर अभी कॉल ऑफ नहीं हुआ है, अभी भी एक्टिव है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। नमस्कार ड्रीम टॉक्स फैमिली, आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के हमारे गेस्ट हैं रिटायर्ड कर्नल सुधीर पराशर, आर्मी के सीनियर ऑफिसर हैं। हमने उनसे बात करी उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। वो ऑपरेशन विजय में ग्राउंड लेवल पे थे, उसके एक्सपीरियंस, एसएसबी में वो एज अ साइकोलॉजिस्ट थे। एक आर्मी ऑफिसर बनने के लिए एक स्टूडेंट को क्या क्वालिटी चाहिए, और एक डिसिप्लिन लाइफ, एक लीडरशिप क्वालिटी कैसे आपकी ज़िंदगी को, कैसे आपकी लाइफ को बदलती है, क्या अहमियत है, इन सभी टॉपिक्स पे हमने उनसे डिस्कस किया है। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए आपका बचपन कैसा था, और थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा प्लीज़। ओके, जहाँ तक बचपन की बात है तो 1967 में मैं सहारनपुर में मेरी बर्थ हुई। सहारनपुर से हुआ? सहारनपुर से हूँ मैं। और मेरे पिता जो थे वो स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन और नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन में ही वाज द लेबर एंड इंडस्ट्रियल एडवाइजर। तो उनके साथ हम घूमते रहते थे। तो फिर सहारनपुर में मेरी पैदाइश हुई। ठीक है। और इनिशियल स्कूलिंग 4th स्टैंडर्ड तक वहाँ पर सहारनपुर में। उसके बाद जहाँ जहाँ पिताजी गए तो हम उनके साथ मूव करते रहे। ठीक है। और फिर यूपी के तमाम शहरों जिलों में मेरी एजुकेशन हुई। और एजुकेशन कहीं भी 2 या 3 साल से ज्यादा एक जगह नहीं हुई। क्योंकि पिताजी भी अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और वही जो चीज मेरे अंदर भी बाद में आ गई कि आर्मी में आ गया, और फिर मैं देश और दुनिया का सफर करता रहा। इसलिए तो जो आपकी इंटरमीडिएट है वो किस जगह से है? मैंने अपना 10th यूपी बोर्ड से वो इलाहाबाद से किया है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद, और 12th भी वहीं से किया है मैंने। तो ये मेरी इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन थी। बाकी इसके अलावा ग्रेजुएशन मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। तो आर्मी का थॉट आपके माइंड में बचपन में ही था या फिर कुछ टाइम के बाद आया? हाँ, तो ये 1971 में जब हमारा युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान के साथ, इंडो पाक वॉर। एंड उस टाइम पे सहारनपुर में मैं था, बहुत छोटा था। तो जब एयर रेड्स होती थी तो पूरे सहारनपुर में हमारी जो कॉलोनी थी वहाँ की सभी लाइट्स को बंद करने का हुक्म होता था। अच्छा। और तब मुझे पता चला था कि ताजमहल को भी काले कपड़े से कवर कर दिया गया था, जिससे कि उस वक्त एयर रेड्स करते वक्त टारगेट्स विजिबल ना हो। तो वो एक जो भावना थी कि रात को पुलिस की वहां पर सुनाई देना विसिल और कहीं लाइट जल रही हो, और फिर लगातार युद्ध की खबरें सुनना, और फिर अपने 13 दिन के युद्ध के बाद हमारी जो जीत हासिल हुई उसमें, उन सब चीज़ों से प्रेरणा मिली।
और प्लस घर का माहौल भी ऐसा था कि फादर ने हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और बहादुरी पर जोर दिया। बचपन से आपके जो पेरेंटिंग थी वो पेरेंटिंग में यही था कि देश सर्वोपरि है, मतलब आप जो भी करो आगे जाके। मैं और मेरी बड़ी सिस्टर, उनको पिताजी ने एक ही चीज़ बताई थी कि बेटा ज़िंदगी में कोई भी प्रोफेशन आप अख्तियार करो, किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन वहाँ सच्चाई और ईमानदारी से काम करना। और बस वहीं से एक झुकाव हुआ। फिर धीरे धीरे मिलिट्री हिस्ट्री, कमांडो कॉमिक्स और ये सब पढ़ते 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 झुकाव बढ़ता क्या गया। एजुकेशन रही है सर आपकी? मैं 10th और 12th करने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया अपना, और उसके बाद मैंने बीटेक किया ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स में। और उसके बाद आर्मी में आने के बाद मैंने बीटेक में सर आपको आइडिया था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है? मुझे आइडिया 5 साल की उम्र से था, बचपन से। हाँ। मतलब तब ये था कि नौचंदी मेला लगता था या नुमाइश लगती थी, तो मम्मी पापा जब लेके जाते थे तो वहाँ पर बाकी लोग तो खरीदते थे वो टेडी बियर, और मेरी सिस्टर खरीदती थी तमाम चीज़ें, खिलौने वगैरह। आप क्या बट खरीदते थे? मैं मिलिट्री की जो यूनिफॉर्म होती थी जिसमें एक सीटी लगी रहती थी, हाँ। और पूरी यूनिफॉर्म मेरे पास मेरे फादर दिलाते थे। और लगभग, चूंकि मेरा भी साइज बड़ा हो रहा था उम्र के साथ, लगभग हर नौचंदी के मेले में मैं एक लेके आता था, और फिर चाहे कोई मुझे देखे चाहे ना देखे, तो ये मेरा शौक था। तो शुरू से ही था? शुरू से था कि एक ऐसी सर्विस ज्वाइन करनी है जो कि जिसमें डिसिप्लिन हो और जिसमें ऑनेस्टी हो। सर आप ओटीए मद्रास ज्वाइन किया आपने, है ना? हाँ। तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था? फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने सीडीएस के थ्रू लिखित परीक्षा दी, और 1990-91 में लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करके फर्स्ट एसएसबी आई क्लियर्ड, एंड देयर आफ्टर आई क्लियर्ड माय मेडिकल एंड केम इन मेरिट लिस्ट एंड जॉइंड ओटीए इन 1991। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। क्या? तो अभी हम उसको, पहले ओटीए मद्रास, अभी हम उसको ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई बोलते हैं। तो ये 10 महीने की ट्रेनिंग थी, एंड सपोजेडली द सेकंड टफेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर मिलिट्री इन द वर्ल्ड। हाँ। ओके। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ओटीए मद्रास या चेन्नई, ओटीए चेन्नई से पास आउट होने का अवसर प्राप्त हुआ, एंड वहाँ पर भी बहुत कुछ सीखने को क्या माहौल होता है सर वहाँ का? ओटीए में मतलब आप एक सिविलियन जाते हैं, और आपके सिविलियन के जो अंतर्द्वंद होता है अपने अंदर, तो उस माहौल में आपको जो ट्रेनिंग मिलती है वो आपको बिल्कुल लोहे का बना के निकालती है। और आपके अंदर, एज वी ऑलवेज से, एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन, ओके। that you are not only supposed to lead the troops in war and peace, but आपके अंदर वो क्वालिटीज भी होनी चाहिए जो कि एक जेंटलमैन के अंदर होती हैं। तो ये 10 महीने की ट्रेनिंग में, और उसके बाद आर्मी की सर्विस में जो ग्रूमिंग हुई, तो उसमें न सिर्फ फायरिंग, शारीरिक बल, इन सब चीज़ों का, या बैटल क्राफ्ट के बारे में, या दुश्मन के बारे में जानकारी, साथ ही साथ अपनी जो चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, जो कैरेक्टर क्वालिटीज होती हैं, उसका भी डेवलपमेंट हुआ। और वही एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर या इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन। इट वाज ए फिनोमिनल एक्सपीरियंस। कोई सर वेरी टफ ट्रेनिंग, वेरी गुड ट्रेनिंग। कोई ओटीए का टफ या फनी इंसिडेंट जो आपको हमेशा याद आता हो, या कभी याद आए तो बहुत मिस करते हो उसको आप? हाँ, बहुत सारे, पूरे 10 महीने में मतलब कितने इंसिडेंट्स होंगे अगर मैं रिकॉल करूं। और हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स थे, हमारे जो उस्ताद थे, वो हमारे साथ सख्ती से पेश आते थे। तो एक हमारे, मैं, अगर आपने पूछा है तो मैं रिकॉल करता हूँ कि पीटी टाइम में एक हमारे उस्ताद होते थे, हम उनको मच्छर बोलते थे। मच्छर। ओके। एंड ही वाज सो फिट। गोरखा थे, तो वो रोप होती है, वर्टिकल रोप, तो उसको हाथ से चढ़ना, फिर ऊपर उल्टा चढ़ना, तो ये देख के फिर हम लोग को बोलते थे, वो हम लोग वैसे ही, मतलब हमारा रूटीन ऐसा था कि पूरे 10 महीने वो था, हड्डियों में दर्द ही रहता था। ठीक है, चैन नहीं था, मतलब इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज हमारी होती थी, इतना हमारा बिजी शेड्यूल रहता था। तो वो इंस्ट्रक्टर हमें याद है, ओटीए की ट्रेनिंग में पता नहीं लगा कि दिन और रात कितने थे, क्या लंबे थे। इट्स अ वेरी गुड ट्रेनिंग। इट मेक्स यू टफ मेंटली एंड फिजिकली, एंड मेक्स यू इमोशनली वेरी स्ट्रांग। तो अपने, बस यही है कि जो आप अकेले चीज़ को आप कठिन समझते हैं, जब आप अपने कोर्स के साथ होते हैं या अपने ग्रुप के साथ होते हैं, तो आप औरों को भी देखते हैं, इफ ही कैन, व्हाई कांट आई।
एंड इफ ही इज नॉट एबल टू डू देन आई मस्ट सपोर्ट हिम। तो ये जो फीलिंग होती है, जो कमराडरी होती है, एस्पिरिट डी कोर होता है, जो टीम बिल्डिंग होती है, उससे आप वो काम भी कर जाते हैं जो कि आप अकेले असंभव महसूस कर रहे थे। तो ये एक जो मैंने चीज सीखी है कि जब आप ग्रुप में होते हैं तो ग्रुप डायनामिज्म एक ऐसी चीज है जो आपको पूर्णतः एक लीडरशिप सीखने में मदद करती है और आपको एक बेहतर नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ाती है। मैंने सर शेरशाह मूवी देखी थी अभी जो आई थी, तो उसमें जो लास्ट सीन था जिसमें जब वो शहीद होते हैं तो एक वो ग्रुप में होते हैं, है ना, पूरी बटालियन होती है, तो ग्रुप में वो अटैक कर रहे होते हैं, वो सामने से अटैक कर रहे होते हैं। तो शेरशाह जो जिनको नाम दिया था, उन्हें जब लास्ट लगता है कि अब शायद हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, किसी एक को ना इसका उठाना पड़ेगा बीड़ा, तो वो खुद उठते हैं और जो है उनकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि अगर वो ग्रुप एक साथ अगर ना किसी के लिए दूसरे के लिए सपोर्ट करना शायद यहीं से आता है, नहीं तो हर एक पर्सन पहले, अगर एक आम आदमी चाहे मेरे जैसा ही कोई हो चाहे कोई भी हो, उसकी हमेशा एक ही होगी कि मैं बच जाऊं। हाँ, मैं बच जाऊं। और आर्मी में जो जो हमारे ऑफिसर होते हैं, दोज हू लीड, जवान आपके आदेश का वेट कर रहे हैं, वो आपके लिए जान दे सकते हैं आपके एक हुक्म पर। तो आप जब लीड कर रहे हैं ऐसा तो क्यों सर? मुझे मतलब ऐसा मतलब ये इतना ये बहुत हम ही- लोगों में क्यों नहीं आ पाता सर ये चीज? नहीं, आप लोगों में भी है। ओके। मैं हमेशा बोलता हूं कि इट इज द लीडर हु मेक्स अ डिफरेंस। एंड इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इसमें जो मिलिट्री लीडरशिप है ये इतनी बेहतरीन है कि वो जो जवान है या जो सीओज हैं हमारे, दे लुक अप टू अस फॉर द राइट लीडरशिप, फॉर द राइट कंडक्ट। तो वी लीड बाय एग्जांपल। तो एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर, नेवी या एयरफोर्स का, जब मैं आर्मी बोलूंगा मतलब आर्म फोर्सेस, तो हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग में सबसे पहले ये बताया जाता है कि योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द मैन यू कमांड, देयर वेलफेयर, कंफर्ट comes next. Your own comfort, ease and welfare comes last always and every time. तो हम सबसे पहले अपने देश को, उसके बाद जो हमारे जवान, और हमारे पीछे एक ये भी ख्याल रहता है कि ये जवान और जेसीओस जो है हमारे, इनके परिवार भी हैं, और सबसे बाद में हम अपने बारे में सोचते हैं। हमारा भी परिवार है, लेकिन जब बात लड़ाई की आती है तो उस वक्त केवल देश, ये हमारी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, और ये मैं केवल बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हमारे खून में बहता है। आपने सर ये लाइन बोली ना, मेरे गूस बम्प्स आ गए लिटरली, क्योंकि ये जो आपने बात बोली, हमारे गांव में एक पर्सन थे, कमलजीत सिंह नाम है उनका। अच्छा। वो कारगिल में शहीद हो गए थे। ओके। कारगिल के कुछ बाद, उसी कारगिल की वॉर के बाद, बट कारगिल जो प्लेस है वहाँ पे कोई रूटीन कुछ, वो अपने शायद उस पे थे, रूटीन पेट्रोलिंग वगैरह, पेट्रोलिंग पे थे, और वहीं से शायद किसी ने, घुसपैठियों ने अटैक कर दिया और उनकी शहादत हो गई, शहीद हो गए। मेरी आंख के सामने मुझे याद है वो इंसिडेंट, जब उनका शव वापस आया था। सच में मैं बताते हुए भी ना इसको मतलब मुझे वो याद आ रहा है इंसिडेंट, कि जब वो वापस आए, उनकी जो तिरंगे में लिपटी हुई उनका जो शव था, आर्मी की गाड़ियाँ, और उनको वो मतलब जो गन्स के साथ सलूट, इतनी भीड़, मतलब मुझे लगता है कि एक अगर बहुत बड़ा नेता की भी अगर डेथ हुई होती तो ये वहाँ पे इस तरीके से नहीं होता। और उस एक पर्सन के लिए, मतलब जिनको हमने बचपन से देखा था, हमारे लिए वो कमलजीत सिंह थे, बट उनकी वो शहादत ने शायद उनके लिए हमारी नज़र, मतलब हम लोग उनको इतना कह सकते हो कि हमारे लिए हीरो बन गए वो। और उनको देख के पता नहीं गांव के कितने लोगों ने आर्मी ज्वाइन करने का प्लान किया कि नहीं, अगर ये शहीद हुए हैं तो अब हम भी शहीद होंगे। यहाँ पर बस मेरा एक ही चीज कहना है कि न सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना जागृत हो। मेरा यही एक आह्वान है आजकल के यूथ से और हमारे सभी देशवासियों से कि पूरे हर समय हमको एक प्रेक्षक के रूप में देखना चाहिए कि ये मेरा देश है, इस मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है और मुझे वो कर्ज चुकाना है। तो मैं कोई भी कार्य ऐसे ना करूं जिसमें बेईमानी हो,
जिसमें कोई भी ऐसा हो कि मेरे देश के, तो हमारे सैनिकों के अंदर, ऑफिसर्स, जेसीओस, जवान के अंदर हमेशा एक भावना रहती है कि मैं आई विल ट्रेन हार्ड, चाहे वो बैटल क्राफ्ट हो, चाहे मेरा हथियार हो, चाहे मेरा कोई भी काम हो, और साथ ही साथ मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि जिसके कारण से मेरे प्रोफेशन को, मेरी यूनिट को, लाइक वी ऑलवेज से, इज्जत देश की, इज्जत यूनिट की, इज्जत अपनी, नाम, नमक और निशान। तो ये जो कंसेप्ट हैं, ये बड़े पावन कंसेप्ट हैं, ये बड़े आइडियल कंसेप्ट हैं। मैं कारगिल लड़ाई में खुद भी था, तो जो आपने बोला मैं भी अपना रिकॉल कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ देखा वहाँ पर। आप वहाँ पे ग्राउंड पे थे? मैं ग्राउंड पे था वहाँ पर अपनी यूनिट के साथ। क्या माहौल था सर वहाँ पे? हाँ, शुरू में कन्फ्यूजन था और काफ़ी अफरा तफरी थी, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन उसके बाद जिन कठिन परिस्थितियों में, ना सिर्फ आपने जो मूवीज़ देखी हैं, लक्ष्य वगैरह जो देखी हैं, उनमें भी डिपिक्शन किया गया है, लेकिन जो ग्राउंड पर रहे हैं, वो जिन हालातों से कारगिल की क्या हुआ था एकदम से? क्या दुर्गम हाइट से जो किया है काम, वो मतलब अकल्पनीय बोल सकते हैं, अनइमेजिनेबल। एंड थोड़ा सा उसमें जो बताओगे? जूनियर क्योंकि सर लीडरशिप, मुझे इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में। कारगिल लड़ाई में 99 की शुरुआत में ही कारगिल की पहाड़ियों में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, क्योंकि जब आप अपने डायरेक्ट एक्शन से आप अपने पड़ोसी को या अपने शत्रु को आप पराजित नहीं कर पाते हैं, तो आप हर तरह की वो कार्रवाई करते हैं जिसमें आप उसको चोट पहुंचा सकें। बिल्कुल। तो वो आके उनका हाइट्स पे छुप जाना, और ऊपर से नीचे, और कबायलियों के भेष में, या वहाँ पर अपने रेगुलर फौजी को भी साथ लेके, तो उन्होंने आके हमारी पहाड़ियों पे बैठ गए। और फिर जब हमको पता लगा, वो पहाड़ियाँ इंडिया का पार्ट थी? हाँ, हमारा पार्ट था वो। कारगिल, बटाले, जितनी हाइट्स हैं आपकी, द्रास तक, उससे लेके आपकी लेह तक, जो आपकी पूरी जो पर्वत श्रृंखला जाती है, वहाँ पर आके छुप के बैठ गए। और उनका टारगेट था जो नेशनल हाईवे 1 अल्फा गुजरता है, उसको डोमिनेट करना, और डोमिनेट करके लेह कनेक्टिविटी तोड़ना, लेह को बाकी कश्मीर से, बाकी J&K से अलग कर देना। और अगर ऐसा हो जाता तो साइचिन ग्लेशियर और पूरा अपना लद्दाख का रीजन, वो हमारा खतरे में पड़ जाता। तो बहुत उनके लंबी योजना थी, बड़े उनके प्लान्स थे, बट एज ऑलवेज वो सर पाकिस्तान आर्मी थी या फिर पाकिस्तान आर्मी प्रिडोमिनेंटली उसमें शामिल थी, और साथ ही साथ उन्होंने लोकल जो हमारे वहाँ पर लोग होते हैं अपनी तरफ के, उनको इन्फिल्ट्रेट किया था, और डिज़ाइंस उनके बहुत खतरनाक थे। बट पाकिस्तान बार बार एक गलती करता है एक्चुअली, कि वो जियाउल हक की जो पॉलिसी थी ना, टू गिव इंडिया 1000 कट्स एंड टू ब्लीड देम, तो वो एक चीज़ गलती करता है कि मशीन ठीक है, हथियार ठीक है, गोला बारूद ठीक है, लेकिन वो जज्बा होता है ना, वो नहीं है कि घुसना आपकी मर्जी में है, आप घुस जाओ, चाहे एक उग्रवादी के रूप में, मतलब टेररिस्ट के रूप में, जाने हम आपको नहीं देंगे। तो ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉक्सी वॉर, छद्म युद्ध कर रहे हैं वहाँ पर, और वो इसमें कभी कामयाब भी नहीं होंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान अपने आप को कितना खोखला कर चुका है। मुझे मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान इज ए फेल्ड स्टेट नाउ, मतलब एक आइडेंटिटी आप एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, ठीक है ना, आपने अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी सामाजिक स्थिति, अपनी सांस्कृतिक विरासत, भाई हिंदुस्तान का ही तो पार्ट थे। बिल्कुल सही बात है। इस वक्त दुनिया में कहीं भी कोई उग्रवादी घटना होती है, कोई टेररिस्ट अटैक होता है, कोई भी डिसरप्टिव एक्टिविटी होती है, तार यहीं से जुड़ते हैं 100%। तो आपने आप हमारे साथ ही तो आजाद हुए थे 77-78 साल या 80 साल के बाद। इवन हमसे छोटे भी थे, हमसे छोटे भी थे, मैनेज करना इजी था, लीडरशिप भाई डीएनए तो वही था हमारा। सही बात है भाई, हिंदू मुसलमान वहां भी थे, लाहौर कितना जो है परिपक्व, कितना समृद्ध था, प्रांत था वो, लाहौर, कराची, बिल्कुल सही बात है। तो कराची तो एक व्यापार का केंद्र था। अभी देखिए पूरी दुनिया में कहीं कोई घटना होती, तार इनसे जुड़ते हैं। तो मैं बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि मतलब आप क्या पॉइंट प्रूव करना चाहते हो, अपनी लोकल पॉपुलेस को आप क्या करना चाहते हो। यहीं पर मैं बोलता हूँ, ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति प्रेम जो होता है, वो हमारे लीडरशिप में, सोशल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, लीडर जो होता है उसके अंदर इन गुणों का
होना बहुत आवश्यक है. I have to be honest. I have to be upright. I have to be responsible. I have to know my job. And at the back of my mind, मेरे हमेशा दिमाग के पीछे एक चीज रहनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, मैं अपने राष्ट्र को समृद्ध, शक्तिशाली और संपन्न बनाने के लिए कर रहा हूं. ना कि मैं दूसरे को चोट ना पहुंचा कि तो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, मतलब आर्म फोर्सेस के जो हमारे सोल्जर्स की ट्रेनिंग है, उसमें यही चीज है, निहित है कि हथियार है, हथियार की ट्रेनिंग है, लेकिन हथियार के पीछे जो व्यक्ति है, जो जवान जैसी अफसर है, इंटेंशन जब वो लीड कर रहा है, तो उस वक्त उसके दिमाग में राष्ट्र का नाम पीछे होता है. आप देख लीजिए, जैसा मैंने बोला, आप घुस के आ जाइए, जाने हम नहीं देंगे. तो यही कारगिल में हुआ. 50 दिन लंबा चला युद्ध. और अभी आप देखिए जो इन्होंने कश्मीर में कोशिश करी 90s की शुरुआत में, उग्रवाद या काउंटर इंसर्जेंसी, या जो आपने देखा छद्म युद्ध जो हो रहा है, और आज देखिए हमारा जम्मू एंड कश्मीर फिर से खुशहाल हो गया है. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. हर वो आपको वहाँ के लोग कितने खुश हैं. मैंने खुद 8 साल कश्मीर में गुजारे हैं अपनी 33 साल की आर्मी की सर्विस में. तो बहुत खूबसूरत लेकिन सर जैसे न्यूज़ में दिखाया जाता है या हम लोग जो देखते हैं कि वो जम्मू कश्मीर खुद ये कह रहा है कि नहीं मुझे इंडिया का पार्ट नहीं होना, क्या ये सच बात है या फिर प्रोपोगेंडा है? ये केवल प्रोपोगेंडा है. ओके. हाँ, आप, मैं तो बोल रहा हूँ, कश्मीरियत की भावना इतनी खूबसूरत है. 8 साल मैंने गुजारे हैं वहां पर. मीडिया क्या कह रहा है, किसकी क्या ओपिनियन है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, मैं कोई वास्ता नहीं है. लेकिन मैं अपने पर्सनल अनुभव से ये कह सकता हूँ, आप तो रहे हो. मैं रहा हूँ, 8 साल रहा हूँ वहां पर. और 8 साल में मैंने वहां पर एक कंपनी कमांडर और आर्टिलरी का एक बैटरी कमांडर, और साथ ही साथ मैंने लद्दाख में एक यूनिट कमांड करी है वहां पर. गली गली कूचों में अपने हथियार उठा के वहां पर मिलिटेंसी के जमाने से लेकर और लद्दाख में यूनिट कमांड करने तक पूरा एक एक चीज को जिया है वहां पर. कश्मीरियत की भावना को पहचाना है. बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत प्यारी संस्कृति है. और ये जो प्रोपेगेंडा है कि कश्मीरी ये चाहते हैं, नहीं, कश्मीरी ये नहीं चाहते. वो अमन चाहते हैं. हमारे भाई हैं, शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं. और इंडियन आर्मी ने जो अपनी मेहनत से वहां पर जो दोबारा से हम लोग नॉर्मलसी ला पाए हैं. हाँ, अभी थोड़ा और कुछ करना बाकी है. वो मैं भारतीय सेना पे गर्व करता हूँ और मैं इसका भाग रहा हूँ. तो मैं भी बहुत अपने आप को मतलब ग्रेटफुल हूँ गॉड का और सौभाग्यशाली समझता हूँ. आप सर 1992 में शायद आपने ज्वाइन किया आर्मी. घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का रिएक्शन ये था कि ये बंदा बचपन से जो है वही आर्मी कर रहा है, मिलिट्री यूनिफॉर्म, कमांडो कॉमिक्स पढ़ना. और मैं देखता भी तो पिक्चरें जो देखता हूँ या देखता था, आज भी मैं वॉर मूवीज पढ़ता भी हूँ. तो मैं वॉर की बुक्स या मिलिट्री हीरोज की पढ़ता हूँ, आगे पढ़ता रहूँगा. क्योंकि मैं मानता हूँ कि उनकी जिंदगी में वो जिस क्षण में उन्होंने वो जो हीरोइक एक्ट किया है, व्हेन एवरीथिंग वाज सीमिंग इम्पॉसिबल, उस वक्त उन्होंने उन हालातों में कॉम्प्लेक्स, अनफेवरेबल, अनफोर्सीन, डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने ट्रूप्स को लीड करते हुए दुश्मन को पराजित किया है. किसी भी वॉर में रहा हो, चाहे वो हमारे खुद के देश के 5 लड़ाइयां हों या अपनी जो वर्ल्ड वॉर 1, 2 जो हमारे मिलिट्री वॉर हीरोज हैं, उनको जब हम देखते हैं तो हमको सीखने को बहुत मिलता है. तो घर वालों का रिएक्शन 92 में ये था. मदर ने बोला कि बेटा तुम थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ठीक हो, तो टीचर प्रोफेसर बन के. तो तब मैंने कहा कि इस वक्त तो मैं यही चुनूंगा मैं. और चूंकि मैं टेक्निकल ग्रेजुएट भी था, तो ये चीज़ घर वालों ने एक्सेप्ट कर ली. और उसके बाद से जब तक मेरी शादी नहीं हुई, आई गॉट मैरिड इन 1995, 3 years आफ्टर माई कमिशनिंग इनटू आर्मी. एंड उसके बाद भी न सिर्फ मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, बल्कि मेरी पत्नी भी हमेशा मेरी इस चीज़ से बिल्कुल कन्विंस थी कि इस बंदे ने जो डिसीजन लिया है वो ठीक है और हम इसके साथ हैं. मेरी 2 डॉटर्स हैं और यहाँ बताना चाहूँगा कि मेरी डॉटर भी एक बीटेक ग्रेजुएट, बहुत अच्छा उसके पास एक बाहर का फ्यूचर था विदेश में जाने का. बट टुडे शी इज़ विद 4 years ऑफ सर्विस.
आर्मी में फ्लाइट लेफ्टिनेंट इन इंडियन एयरफोर्स। ओके। और हाल ही में उसकी शादी हुई है। अच्छा। और उसका जो हस्बैंड है वो भी इंडियन एयरफोर्स का एक ऑफिसर है। पूरा माहौल आपने घर का बना दिया। हाँ, दूसरी वाली छोटी वाली डॉटर है, वो अभी एमएससी साइकोलॉजी करके लौटी है बाहर से। ओके। और वो भी बोल रही है कि पापा आर्मी ज्वाइन मैं अभी एनडीए तो मेरा रह गया, लेकिन अभी मेरी एज है और मैं आर्मी नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करूंगी। तो मैंने अपनी दोनों डॉटर्स को यही बोला है कि जिंदगी एक बार मिलती है, यू गेट लाइफ ओनली वंस, एंड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो टू लिव लाइफ इन ए होलसम मैनर, यूनिफॉर्म से बेहतर कोई जगह नहीं है। ये मैं बड़े कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं टोटल 42 साल यूनिफॉर्म में रहा हूँ, 33 साल आर्मी में रहा हूँ, और आज मैं रिटायर होने के बाद बड़े गर्व से और बड़ी खुशी से और अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ कि देयर इज नथिंग टू बीट इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द लाइफ देयर। बहुत खूबसूरत, बहुत ऑक्सीजन है, बहुत डिसिप्लिन है, बहुत अच्छी लाइफ है। एक आपको जेंटलमैन भी बनाती है शशि। बिल्कुल, हमेशा के लिए। The training in our academies that prepares you for life. And Army, Navy or Air Force is not a profession. It is a passion. ये आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप पैशनेट हैं तभी यहाँ आइए। प्रोफेशन की तलाश में और एक बेहतर लाइफ और एक बेहतर पे पैकेज, उसकी तलाश में अगर आप आ रहे हैं तो यू मे मिस द पॉइंट। वो है, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको रेतीली जमीन पर, पहाड़ी बर्फ में, -40 के टेम्परेचर में, नदियों में, नालों में, वो जो देश की मिट्टी की खुशबू होती है, वो आपको, वो उस महक को आपको पहचानना पड़ेगा। तो अगर आप में वो जज्बा है, कम एंड जॉइन अस। मैंने सर सुना है आर्मी फोर्स में शार्प शूटर्स भी होते हैं क्या? शार्प शूटर्स मतलब ये तो बड़ा लूजली यूज टर्म है। ओके। शार्प शूटर्स ये तो आप सिविल पार्लेंस में यूज करते हैं। मतलब मेरे को यही पता है तो मैंने ये वर्ड यूज हाँ, किया। हम उनको स्नाइपर्स बोलते हैं। स्नाइपर्स। स्नाइपर, यस, हाँ। स्नाइपर। शार्प शूटर आप बोलते हैं जैसे कि पुलिस फोर्स में हो गए, ओके। या किसी और पार्लेंस में आप इस वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है। तो वी हैव गॉट वेरी कॉम्पिटेंट स्नाइपर्स। ओके। ये हमारे कमांडो फोर्स का हिस्सा होते हैं और हमारी बटालियन में भी होते हैं। ठीक है। तो जो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी से अपनी स्नाइपर राइफल से दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं। हाँ उसके माथे पे बिंदी बना सकते हैं लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से। ओके। ठीक है। सर कारगिल हुई, हाल फिलहाल में एक सेम प्रॉब्लम रही है इंडिया और पाकिस्तान की, जिसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। पहलगाम में अटैक हुआ, अटैक के बाद कुछ टाइम बीता, हम लोग वेट कर रहे थे इंडियन आर्मी क्यों कुछ नहीं कर रही, क्यों कुछ नहीं कर रही, क्वेश्चंस आने लगे, मीडिया सवाल उठाने लगी। अब पता चलता है एकदम से रात के अंधेरे में दिन बना दिया गया। 7 और 8 मई 7 और 8 मई को पहलगांव से लेके उस टाइम जो बीच का टाइम फ्रेम था जहाँ पे हम वेट कर रहे थे, जहाँ पे एक आम नागरिक हमारे जैसा पर्सन वेट कर रहा था, क्वेश्चन नहीं कर रहा था बट वेट कर रहा था कि क्यों टाइम लिया जा रहा है आर्मी की तरफ से। बार बार न्यूज़ आ रही थी कि आज अटैक होगा, फिर नहीं हुआ, फिर अटैक होगा, फिर नहीं हुआ। वो सर थोड़ा सा बताओगे मेरे को कि उस टाइम पे क्यों हमने टाइम लिया और फिर एकदम से उस दिन ही क्यों? मैंने आपको पहले बोला था कि चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी के पीछे 30-35 साल हो, या ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम, कोई भी जगह हो, तो घुस तो आप आ जाते हैं, क्योंकि पहाड़ है। देखिए, पहाड़ों में हमको ये मानना पड़ेगा कि आप निगरानी कितनी भी कर लें, सैटेलाइट्स लगा लें, बार्ड वायर लगा लें, फेंसिंग लगा लें, किलोमीटर्स, लेकिन किलोमीटर्स, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की जो बाउंड्री है, उसमें से घुस तो आप आएंगे। तो आप उनके जरा एक नेफेरियस डिजाइन देखिए कि आके उन्होंने धर्म के आधार पर उन 26 लोगों को मारा, जिसमें हमारा एक कश्मीरी मुसलमान भाई भी था। तो कर तो उन्होंने दिया, ठीक है, आपने हमको, हमारी आत्मा को आहत करने की आपने प्रयास किया, और पूरा देश आहत था, हुआ भी, ठीक है। और ऐसी बर्बरतापूर्ण, ऐसी अमानवीय हरकत, ये खुद दिखाती है कि आपकी लीडरशिप क्या है। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, मेंटालिटी क्या है आपकी, कि आप एक निरीह नागरिक को, एक इनोसेंट, जो कि आप फौज से लड़ाई कीजिए, आइए ना, बिल्कुल ताकत है, आप आइए, हम खड़े हैं आपके लिए, आपका स्वागत करेंगे हम। आप सही बात है।
लेकिन उन पर्यटकों को जो बेचारे घूमने गए जो हैं, घूमने फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ बच्चों हैं, के साथ हैं, और वहां भी आप मजहब की नाम लेकर नाम लेके पहचान कलमा करके पढ़ा रहे हो आप। कलमा पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हो, जिसमें हमारा एक नेवी का एक लेफ्टिनेंट भी था जो अपनी शादी के तुरंत बाद वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ गया था, और उसकी वाइफ के सामने उसको भी उन्होंने मार दिया, और अब उन्होंने वो कर दिया। लेकिन अभी रिटेलिएशन तो होगा, तो हमेशा याद रखिए कि कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं होता है। ओके। इंडियन आर्मी और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने सोच समझ के दिन, समय और स्थान निर्धारित किया, और 7 और 8 मई को जो हुआ वो आपके सामने है। पाकिस्तान के अंदर तक 9 टेररिस्ट कैंप्स को तबाह किया, 100 से ऊपर उनके उग्रवादी मारे, क्योंकि उग्रवादियों ने हरकत की थी, तो हमारा टारगेट जो था वो उग्रवादी था। कोई और कोलैटरल डैमेज करना, लोगों ने सवाल भी उठाए इस पर से कि हमने क्यों सीज फायर का जो उनका प्रस्ताव आया था उसको मान लिया, तो हमने वो टारगेट अचीव किया, भयंकर नुकसान किया। मतलब आज तक जो है वो अपने नुकसान का काउंटिंग ही कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने हमारा भी नुकसान किया वगैरह वगैरह। तो लड़ाई जब दोनों तरफ से होती है नुकसान होता है, लेकिन हमने जो उनको जवाब दिया है, और माइंड यू ऑपरेशन सिंदूर अभी कॉल ऑफ नहीं हुआ है, स्टिल अभी भी एक्टिव है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब देखिए, आप तब से लेके अब तक, कल परसों पहलगाम का एक टेरर अटैक को पाकिस्तान में घुस के कोई अननोन गनमैन हाँ, उड़ा गया। जो उनके कर्नल साहब थे, कौन था? जो इसके कौन गया पाकिस्तान में ऐसा जो करने? इसके पीछे थे, जिन्होंने ये बहुत शर्मनाक घटना को अंजाम देने में अपना दिमाग लगाया था। बाइक से जा रहे थे मेरे ख्याल से। हाँ। और कोई आया। हाँ, वो तो वो देखिए ऐसा है ना कि वो अब टेररिस्ट को तो मतलब जाना ही है, उसकी मौत तो होनी। हम लोग अभी भी मतलब पाकिस्तान में एक्टिव हैं। ये इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। देखिए, इस पे कमेंट इसलिए नहीं करूंगा, कारण ये है कि उन्होंने जो राह चुनी है, तो वो कर्मा थ्योरी तो काम करेगी। हाँ, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम लोग लोकतंत्र हैं, जमहूरियत है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हम तो, और हम डेमोक्रेटिक आर्मी के हैं, तो इसमें कोई जिंगोइज्म, कोई उस तरह की बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप जहां भी छुप के बैठे होंगे, मारेंगे जरूर। अगर आपने दिमाग भी लगाया है तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं तो फिर आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे देश में भी जो राष्ट्र के विपरीत सोचते हैं, अलग विचारधारा रखते हैं, उनको ये सोचना चाहिए, पूछना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ही नहीं, पर उनकी मानसिकता भी ऐसी होनी चाहिए कि हमेशा हम देश के बारे में सोचें, और कोई भी विघटनकारी ताकत अगर हमारे देश में पनप रही है, या हमारे अंदर भी कोई ऐसा विचार आ रहा है, तो हम उसको तुरंत निराकरण करें। भाई, देश है तो हम हैं। सही बात है, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्र है तो हम हैं। सही बात है। कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है ना, हमारी पहचान ही है ये। पहचान है। हम किस देश के दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आपको कोई नाम से नहीं पूछेगा कहाँ से हो, किस देश से हो। हाँ, और ऐसा देश जो इस वक्त पूरी दुनिया में खटक रहा है सब, मिसाल है। सही बात है। तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ये बड़े विश्वास के साथ इंडियन आर्मी और आर्म फोर्सेस और देश की पॉलिटिकल लीडरशिप विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसी किसी भी हरकत का खामियाजा कई गुना उनको भुगतना पड़ेगा। अभी और मैं फिर एक बार ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो विवेक होता है, विजडम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो हमारे सारे पड़ोसियों को मिले कि वो जीवन को समझें और किस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम तो देखिए अग्रसर हैं प्रगति की राह पर, हम उनके साथ हैं और हमको कोई रोक नहीं सकता। हमको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हमारी बुनियाद ही भाईचारे पर है, हमारी बुनियाद ही सबको साथ लेके चलने में है, हमारी बुनियाद ही देश के और विश्व के सामने हमारा देश जो है एक पताका के रूप में है, जो कि बताता है कि शांति, प्रेम और सद्भाव से रहो। हाँ, इसको हमारी कमजोरी मत समझिए, कोई भी हो, कोई पड़ोसी मुल्क हो या कोई बड़ी ताकत हो, कमजोरी ना समझे। अब ये वो हिंदुस्तान नहीं। कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान को हमेशा थोड़ा बहुत खामियाजा इस बात का भुगतना पड़ता है कि वो सबका बड़ा भाई है। कितने भी आस पड़ोस के देश हैं, उनका बड़ा भाई है कि कोई नहीं ठीक है, कोई नहीं ठीक है। भाई बड़ा भाई होगा ही ना। आपके परिवार में बड़ा भाई कौन होता है? जो बड़ा भाई हमेशा बोलता है
कि प्यार से रहो, सद्भाव से रहो, पूरे परिवार में एक प्रेम का माहौल बना के चलो। तो हम जो है सार्क नेशंस, जो 8 हमारे जो कंट्रीज हैं, कुल हमको मिला के, इनमें हमारी बिग ब्रदर की इमेज है, इसलिए है क्योंकि हमारी नींव बहुत मजबूत है, हम सबको साथ लेके चलते हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि इस वक्त अगर कोई शांति की बात करता है तो वो बड़े कन्विक्शन के साथ करता है, वो भारत है। नहीं तो पहलगाम अटैक के बाद चाहता इंडिया तो शायद ना रुकता, क्योंकि बिल्कुल। प्रॉपर रेडी था सब कुछ। मैं सब अभी कुछ ready कल परसों सर देख रहा था, जो आर्मी सॉरी एयर फोर्स चीफ हैं, जो वो अपना एक एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, यस, उन्होंने एक मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उन्होंने बताया था कि हमें प्रॉपर ऑर्डर्स थे कि आप जाएंगे और बिल्कुल उनके ऊपर से घूम के वापस आ जाएंगे, बट अटैक नहीं करेंगे। और अगर हम लोग इतने प्रिपेयर थे कि अगर जो है हमारे पास अगर हमें ऑर्डर्स होते तो खत्म था, लेकिन वही चीज़ है कि नहीं, हम लोग नहीं, हमारा बिल्कुल लक्ष्य क्लियर था कि हमको टेररिस्ट की नींव हिला देनी है और उनके बाकी टेररिस्ट कैंप तबाह करने हैं, और उसमें कोई कोलेटरल डैमेज या नहीं चाहिए। वो हमारा नहीं था। लेकिन आगे अगर ऐसी हरकत होती है तो उसके बाद हम क्या करेंगे वो दुनिया देखेगी। तो प्रिपरेशन 100% था, है और आगे भी रहेगा। और उनकी तरफ से सर, जब बाद में पाकिस्तान ने जब उसे लगा कि नहीं यार, मेरे ऊपर तो ज़्यादा हो गया अभी, ये घुटनों पे आ गए थे, लेकिन इन्होंने बीच में कुछ ड्रोन भेजे, जो टर्की के ड्रोन जो हम लोगों ने देखे है ना। तो टर्की क्यों सर सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या रीज़न है कि टर्की उनको क्यों सपोर्ट कर रहा है? ना तो पाकिस्तान के बहुत पैसे हैं देने के लिए, मुझे लगता है उनको। तो क्या कोई इनडायरेक्टली कनेक्शन है इंडिया के साथ टर्की का, या फिर मतलब क्यों सपोर्ट कर रहा है वो पाकिस्तान को? देखिए, अगर आप पूरे विश्व की जो जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे, अगर कोशिश करेंगे समझने की, तो 2-3 चीजें हैं। एक तो धर्म को आड़ बना के लड़ाई करना, और दूसरा एक आर्म्स लॉबी है ओके, कि मैंने अगर ड्रोन बनाए हैं तो मैं आपको बेचूंगा, चलाने पड़े। मैंने फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए हैं तो मैं उसको, दैट इज बिजनेस फॉर मी। उसमें रशिया यूक्रेन पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं, कई लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, तभी वो लड़े जा रहे हैं। इसीलिए मैं फिर से बोलूंगा कि वो विवेक, वो विजडम, वो आना जरूरी है हमारे राष्ट्र नायकों में भी, मतलब जो हमारे तमाम देशों के जो सर्वे सर्वा हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं, दोज हु आर लीडिंग देम, कि कब तक आप आर्म्स लॉबी के हाथ में खेल के इस चीज को करते रहेंगे, कब तक हिंसा जारी रहेगी। नंबर 1 बात। दूसरा, टर्की एक उस गुट का हिस्सा है जो कि कट्टर इस्लामिक विचारधारा का सपोर्ट करता है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान के तार हर जगह से जुड़े होते हैं, तो ये कट्टर विचारधारा है और इसको कुछ एक देश सपोर्ट करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। पाकिस्तान उनके हाथों में खेल रहा है, और पाकिस्तान को इस वक्त जो उनके आप अंदरूनी हालात देखिए जरा। क्या तुम है सर? देखिए आप, उनका एक प्रधानमंत्री, एक कल ही आपने सुना होगा कि उसकी आंखें जाने वाली, अंधा होने वाला है, उसका क्या हाल कर रखा है। मुझे तो ऐसा लगता है सर कि वो जो उनके जनरल मुनीर हैं जो है ना, वो मुझे तो लगता है वही अभी लीड कर रहे हैं प्रॉपर। हाँ, स्वघोषित फील्ड मार्शल जैसे बोलते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम खुद को फील्ड बना दिया। मार्शल। कहाँ सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, कहाँ फील्ड मार्शल करियप्पा, और कहाँ ये अपने मुनीर साहब। तो वो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। वो उनका अपना एक लीडरशिप का स्टाइल है। उनकी पब्लिक भी देख रही है, उनकी पब्लिक भी उसको, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को, टर्मोइल को, उनकी पब्लिक भी उनकी मिलिट्री लीडरशिप को अंदर तक पहचान रही है। और पब्लिक के हाथ में है वो आगे क्या करेंगे। अपना दिन पे दिन वो नुकसान करते जा रहे हैं, किसी भी लॉबी का हिस्सा हो, लेकिन वो नुकसान कर रहे हैं। और कुछ एक राष्ट्र मिलके पूरी दुनिया में जो तबाही का आलम मचाए हुए हैं, और बड़ा दुखद है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पर हम तो बिल्कुल क्लियर हैं कि आप ठीक से रहिए, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए, मुस्लिम लैंग्वेज में आपको जवाब दे सकते। वी नेवर इनिशिएट अ वॉर एंड दिस इज नॉट वीकनेस, आई एम सेइंग। ये हमारा संदेश ही है विश्व को। कुछ लोग कहते हैं कि व्हाई शुड वी टेक प्राइड इन सेइंग कि वी नेवर इनिशिएटेड अ वॉर। हमने कभी पहल नहीं करी, क्योंकि अपने आप को शांति का दूत बोलना एक अलग बात है, और पूरी दुनिया के सामने समरसता की, सौहार्द की, भाईचारे की भावना प्रस्तुत करना और प्रूव करना पिछले लगभग 80 सालों से, ये अलग बात है। सही बात है। तो इस वक्त दुनिया के सामने बड़ी एक कठिन सा क्वेश्चन है
कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लगभग 145 करोड़ के साथ, इतने धर्मों के साथ, इतनी भाषाओं के साथ, इतनी विभिन्नताओं के साथ भी ये राष्ट्र प्रोग्रेस कर रहा है। तो आप जानते हैं अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आपका पड़ोसी आपसे जलेगा और वो जब जलता है तो कुछ भी करता है, लेकिन हम बिल्कुल हमारी नींव बहुत मजबूत है। उनका सबसे पहला इन्फ्लुएंस मुझे लगता है हमेशा पंजाब रहा है ना, कि पंजाब को हम किसी तरीके से अपने यहाँ, मतलब ये मैंने भी देखा है कि जो पंजाब का कुछ एरिया है उधर उसे लैंदा पंजाब और चढ़ता पंजाब कहते हैं, मतलब वो लोग लैंदा पंजाब हो गया वो, और उनकी कल्चर बहुत हद तक सेम है, लैंग्वेज सेम है, और रीति रिवाज सब कुछ उनका है ना, एक काइंड ऑफ एक ही भूभाग था ना, एक ही भूभाग था, आधा बस एक लाइन खिंच गई बीच में से, लाइन खिंच गई और सबसे समृद्ध प्रांत था वहां पर। बिल्कुल सही बात है। आज भी पाकिस्तान में पंजाबी प्रांत के लोग जो हैं वो प्रोग्रेस भी कर रहे हैं और आगे भी हैं। तो हमारे पंजाब प्रांत के प्रति उनकी निगाह रहती है। हमारा पंजाब तो भाई अलग ही चीज है ना, वो तो वीरता का सिरमौर रहा है, ठीक है ना। हमारे सिख सोल्जर्स हैं, हमारा पंजाब प्रांत है, उसके मेहनतकश हमारे किसान हैं, उसकी समृद्धि है, उस प्रोस्पेरिटी है, और उनका पंजाब प्रांत अब तो वो अलग अलग हो गए, अब वो उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। उनका पंजाब तोड़ा पंजाब एंड साडा पंजाब वाली बात नहीं है। अभी हमारा पंजाब जो है वो एक समृद्ध प्रदेश है और उनके पंजाब से ही सारी विचारधाराएं अभी पनप रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है उनके लिए, बट हमारा तो सिरमौर है, हमारा तो पंजाब प्रांत। एक टाइम पे पहले सर ये होता था कि जो पंजाब के जो बॉर्डर एरिया हैं, मतलब मैं खुद गया हूँ क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं जो पंजाब के उस बॉर्डर पर रहते हैं जो पाकिस्तान से लगता है। हाँ जी, गुरदासपुर, वहाँ पे कुछ गांव हैं जिसमें डेरा बाबा नानक हो गया और कुछ और 2-4 गांव हैं। तो डेरा बाबा नानक की मैं बात करता हूँ। मेरा जो हम लोगों का जो पुश्तैनी जो हम लोग हैं, जैसे आप सहारनपुर से हैं, हम डेरा बाबा नानक से हैं। तो डेरा बाबा नानक जो एरिया है सर, उसमें जो लाइन है, एक इंडियन लाइन है और एक पाकिस्तान की अपनी एक लाइन है। तो जो उसके बीच का नो मैंस लैंड है, हाँ, नो मैंस लैंड है, वो कुछ इधर के लोगों की है अपने, है ना, जो हिंदुस्तान की लाइन ही है वो। तो अब उनकी जमीन उसमें आ गई, ठीक है। तो अब उस पार्ट में, मतलब ये मेरे सामने की बात है, मैं कई बार गया तो मुझे लगा कि मैं छोटा मतलब बहुत छोटे बच्चे को होता है ना कि नहीं मैं भी देखूंगा जाके। तो हम लोग जाते थे तो वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग होती थी, टाइम होता था कि आप इस टाइम से इस टाइम तक जा सकते हो, और पास बनता था प्रॉपर, आप अपने ट्रैक्टर से या जिससे भी आप अपने एरिया में जाके खेती करिए, और उस समय से पहले आपको वापस आना है और चेकिंग होगी आपकी, और फिर आपकी जो उपज होगी वो आप निकाल भी सकते हैं। हाँ, तो ये भी मैंने देखा है। तो हाँ, ये है बिल्कुल, अभी भी है सर, वो यहाँ बंद हो गया अब। आपने कहा अपनी हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा ये चीज। हाँ जी, अच्छा, ठीक है। लेकिन नो मैंस लैंड है, या जो छोटा सा जो भूभाग है जहां पर मतलब एक तरफ आईबी इंटरनेशनल बाउंड्री का उनकी तरफ झंडा लगता है, एक हमारा लगता है। तो हमारे जो पंजाब के किसान हैं जो कि उस जमीन से जुड़े हुए हैं, बट नेचुरली वहां जाके अपनी फसल लगाते हैं। माँ होती है उनकी, बिल्कुल माँ होती है, एक एक इंच जो लैंड है उसको वो नहीं छोड़ेगा, तो खेती करते हैं, आते हैं। हाँ, वो चेकिंग जारी रहती है अभी भी, क्योंकि उसके आड़ में कोई दुश्मन की हरकत ना हो जाए, ये दोनों तरफ से इंश्योर किया जाता है। सर एक होता है पीस फील्ड लाइफ और एक होता है आपका वॉर फील्ड लाइफ, या फिर है ना जो आपका बॉर्डर एरिया है। उन दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंस है? जहाँ तक इंडियन आर्मी की बात मैं बताना चाहूँगा कि पीस और फील्ड, व्हेन वी गेट पीस पोस्टिंग, लगभग जैसे मैं आर्टिलरी से हूँ, तोपखाने से हूँ, रेजिमेंट से, तो हमारे यहाँ हमेशा ये बोलते हैं कि 2-2.5 साल हम लोग फील्ड एरिया में रहते हैं और लगभग 2 से 3 साल हम लोग पीस पोस्टिंग में आते हैं। तो पीस पोस्टिंग इज नॉट एक्चुअली फॉर enjoying or for spending time with your family. Peace time is the time for preparing for war. तो हम पीस टाइम में भी आके अपने एक्सरसाइजेस, अपनी बैटल ड्रिल्स, अपने कैंप्स और जो भी हमारी कार्रवाई है वो हम करते हैं सालाना, और पूरे साल हमारी ट्रेनिंग चलती है। हाँ, 2-2.5 साल के या 3 साल के फील्ड टेन्योर के बाद जो हमें समय मिलता है वो हम किसी पीस स्टेशन में जाते हैं, तो हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इमोशनल बिल्डअप और अपना अंदर की स्ट्रेंथ बनाने के लिए आपको अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। और इंडियन आर्मी बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, और हम एक दूसरे की लुक आफ्टर करते हैं।
हमारे अपने स्कूल्स हैं, अपने हॉस्पिटल्स हैं, अपना ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज़ हमारे मतलब वी आर सेल्फ कंटेंट। तो हमारे आपने देखा होगा आर्मी पब्लिक स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय हैं, हाँ जी। और आर्मी का तो शौर्य कोड भी- पब्लिक स्कूल कोड भी है अपना होता है सर। बच्चों के, आशा स्कूल हैं हमारे स्पेशल चिल्ड्रन के लिए। तो ये सब हम लोग मैनेज करते हैं, हम बिना किसी मदद के हम लोग खुद मैनेज करते हैं। और जैसा मैंने बताया मेरी दोनों बच्चियां जो है आर्मी पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय, मतलब ऐसी स्कूलिंग हुई है उनकी, तो वी प्रिपेयर देम। एंड इसी तरह हमारे हॉस्पिटल्स, तो पीस टाइम में आके हाँ हमारे भी माता पिता और अपने बीवी बच्चों के साथ हम अपना समय गुजारते हैं। बट पीस टाइम, टू बी वेरी फ्रैंक, इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर वॉर। सर आप सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, सब में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल आप हाँ 33 साल posting की रही है। सर्विस में लगभग मतलब रहे हो। हर जगह रह चुका। सबसे टफ पोस्टिंग कहाँ पे थी सर? टफ पोस्टिंग, टफ मतलब फिजिकली आप पूछ रहे हैं, मेंटली या कम ओवरऑल? ओवरऑल सर। ओवरऑल तो देखिए मेरी कमीशनिंग ही हुई थी अरुणाचल बॉर्डर पर, ओके। और मैं बड़ा लकी सोल्जर हूँ कि मैं हथुंगला नाम की एक पोस्ट थी, वहीं पर मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर 1962 की लड़ाई लड़ी गई थी। ओके। तो और मैं चौधरी ओपी था एक वहाँ पर, बिल्कुल चाइना से नजरी मिलाप, मतलब इसको 15-20 मीटर दूर। तो वहाँ पर मेरा 8 महीने रहा मैं, पहली मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी। तो लगभग -18 के टाइम पे टेम्परेचर होता था, कठिन में -18 जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था। अभी तो लेफ्टिनेंट बोलते हैं 2 स्टार के साथ आते हैं, हमारे टाइम में 92 में 1 स्टार के साथ सेकंड लेफ्टिनेंट फर्स्ट रैंक होती थी इंडियन आर्मी कमीशन ऑफिसर की। उसके बाद से टफ नहीं बोलूँगा, लेकिन चैलेंजिंग बोलूँगा, जहाँ पर आप अपने आप को और स्ट्रांग बनाते हैं। और वो एक बोलूँगा लद्दाख का टेन्योर मेरा चुनौतीपूर्ण रहा, कि मैं एक सीओ का ड्यूटी कर रहा था, और ना सिर्फ अपनी वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है लद्दाख में, और टेम्परेचर -29 -30 तक मैं रहा वहाँ पर अपनी यूनिट के साथ, और ऊंचाई मतलब सियाचिन के बेस कैंप और वहाँ पर सर post वगैरह। -18 में रूटीन लाइफ कैसे मतलब हो नहीं, पाती बड़ी है? मस्त रहती है, बहुत बढ़िया। एक ही कलर होता है चारों तरफ, लगभग 6 से 7 महीने वाइट, इट्स चादर स्नो पड़ी है। कवर्ड, चादर पड़ी है। और जो हमारी फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ बिल्कुल सब कुछ स्टॉक्ड है, खाना पीना, एम्युनिशन, दवाई, सब कुछ होता है। और मैं इसको कठिन नहीं बोलूँगा, वो एक तरीका है हमारा जीने का। हम सियाचिन, आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर इज़ दी हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड, और हम 90 की शुरुआत से हम उसको होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि हमारे लिए वो स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट है वो पर्टिकुलर जगह। और इसी तरह लद्दाख में कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, और रास्ते बंद हो जाते हैं, हमारे पासेस क्लोज हो जाते हैं, और कठिन नहीं बोलूँगा, हाँ फिजिकली चैलेंजिंग था। आने जाने की सुविधा ख़त्म हो जाती है जब आपके रनवे बंद हो जाता है, आपकी रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, और वहाँ पर जवानों को लुक आफ्टर करना, क्योंकि वो वहाँ पर हैं लेकिन उनके परिवार तो पीछे हैं। तो एज ए सीओ स्वयं की परेशानियों को पीछे रखते हुए एज एन ऑफिसर हमको अपने जो जूनियर्स हैं, चाहे वो अफसर हों जैसे जवान, उनको देखना बहुत आवश्यक है। तो ये एक इमोशनल मैच्योरिटी या भावनात्मक परिपक्वता जो आई, जो मैंने सीखी, वो वहीं से अपने फर्स्ट टेन्योर जो मैंने 2010 से 12 तक किया, एक यूनिट कमांड करते हुए, और साथ ही दुश्मन के ऊपर निगाह रखना। तो ये बड़ा 31 महीने का जो मेरा tenure था, 24/7 वाला वो एक 24/7 हाँ, चलता था। मतलब वहाँ कोई आपको यू कांट ब्रेक नहीं ले सकते आप। ब्रेक नहीं ले सकते। हाँ, ब्रेक क्या मस्ती करते थे वहाँ पर, क्रिकेट खेलते, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड था। बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर एक तरफ से चाइना और दूसरी तरफ से पाकिस्तान, जो भी गलती करेगा वो घुसने की कोशिश करेंगे, कभी भी हो। तो दोबारा से फिर से कारगिल जैसी हरकत ना हो किसी भी आपकी तरह पोस्टिंग का। फिर किस ईयर में थी वो? मैं 2010 से 2012, 12 में। ये मेरे 8 साल में जो मेरे 31 महीने JNK के टेन्योर के हैं। ओके। हाँ, ये था। और इंटरेस्टिंग टेन्योर में मैं, चूंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ भी हूँ, सोल्जर भी हूँ, उस पे भी आता हूँ सर अभी मैं। हाँ, तो वो मेरा इंटरेस्टिंग टेन्योर था। ठीक है सर, SSB क्या है ओके, एक आम आदमी के लिए? एक आम आदमी के लिए, देखिए आप किसी भी काम के लिए जाएं, किसी प्रोफेशन के लिए जाएं, तो आप कंपनी में जाएं, बिजनेस में जाएं, डॉक्टर में, इंजीनियरिंग में, टीचिंग में, कहीं भी जाएं, तो आपका एक टेस्ट होता है कि आप उसके लायक हैं कि नहीं। फिर आपका एक इंटरव्यू होता है, और फिर आपकी मेरिट बनती है और आप उसमें फिट हो जाते हैं, ज्वाइन करा ले। फिर आप ज्वाइन कर लेते हैं। कोई भी सेवा हो, किसी भी तरह का आपका उपक्रम हो।
आर्मी में दो रैंक्स, मतलब दो एक स्ट्रक्चर होता है, ऑफिसर्स और सोल्जर्स। ऑफिसर्स जो हमारे होते हैं आर्म फोर्सेस में, उनका पहले रिटन एग्जाम होगा। एनडीए की बात कर रहे हो आप? एनडीए, ओके। आईएमए, ओटीए, तो दो तरह की एंट्री होती है। एक रिटन परीक्षा होती है और कुछ एक ऐसी हमारी एंट्रीज हैं जहां पर हम डायरेक्टली जाते हैं विदाउट रिटन एग्जामिनेशन। जैसे एनसीसी स्पेशल एंट्री हो गई, ओके। जैक ब्रांच एंट्री हो गई, जज एडवोकेट जनरल। ओके। देन हमारी टेक्निकल एंट्री हो गई, टीजीसी हो गई, ठीक है, हमारी एजुकेशन कोर की एंट्री हो गई। तो ये कुछ एक एंट्रीज है जहां पर हमारा सीधा इंटरव्यू होता है, ओके। जिसको बोलते हैं एसएसबी इंटरव्यू। तो रिटन एग्जामिनेशन और नॉट, बट एसएसबी इंटरव्यू ऑफ 5 days। ठीक है। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी। एसएसबी, ये हमारे इंडिया में इंडियन आर्मी के 4 सेंटर्स हैं। सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ, सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, सिलेक्शन सेंटर साउथ और सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल। इसमें एसएसबीज हैं चारों जगह, और एक एसएसबी में आप 5 दिन के लिए जाते हैं। दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला चयन प्रक्रिया वो इंडियन आर्म फोर्सेस की एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस है। 5 दिन लंबा चलने वाला, 5 दिन लगातार? 5 दिन लगातार आपको वहीं रहना है? आप ऑब्जर्वेशन में हो? आप ऑब्जर्वेशन में एज ए कैंडिडेट आप आएंगे, आपका पहले स्क्रीनिंग होगा स्टेज 1, उसमें आप क्लियर करते हैं तो बचे हुए, जैसे मान लिया मैं एक एग्जांपल के रूप में लेता हूं, अगर मान लिया 200 लोग आए तो लगभग, आप मेरे को बता रहे हो सर एक इंडियन आर्मी ऑफिसर को ज्वाइन करने का तरीका? इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करने का तरीका, जब आप रिटन क्वालिफाई कर लिए हैं या आपका डायरेक्ट कॉल आया है, ठीक है, तो आप एसएसबी में जाएंगे। ठीक है। वहां आपके पूरी पर्सनालिटी को हम चेक करेंगे। क्या आप इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को वॉर एंड पीस में लीड करने लायक हैं कि नहीं। उसका है 5 दिन का टेस्ट। उसका है 5 दिन का सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया। उसके 2 भाग होते हैं। पहले स्क्रीनिंग होता है, क्योंकि मान लिया 400 लोग आ गए तो हमारे पास 400 लोग नहीं हमको चाहिए, हम मैक्सिमम 40 लोग ले सकते हैं। वहीं से आप फिल्टर कर देते? वहीं से हम फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, वो लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसके बाद आपको बोलते हुए हम सुनते हैं, आपने कहानी लिखी होती है एक पिक्चर के ऊपर, वो एक प्रोसेस होता है। उसके बाद वो बेसिक इंटेलिजेंस टेस्ट करता है, जो मैंने बोला स्टेज 1। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी के 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को टेस्ट करते हैं हम, मनसा वाचा कर्मणा। देखिए, आपका जो व्यक्तित्व है, योर पर्सनैलिटी, यू कैन मैनिफेस्ट इट ओके, और एग्जिबिट और शो योर क्वालिटीज बाय 3 ways। आप 3 तरीके से कर सकते हैं, सोचकर, काम करके, बोलकर। यस। मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और कर्म से आप 3 तरह के स्पेशलिस्ट को, जिनको हम एसेसर्स बोलते हैं, आप ये बताते हैं कि मैं ये हूं। वो असेसर जो बैठा है वो साइंटिफिक स्टडी के आधार पे बैठा है, मन मर्जी के नहीं। उसको ट्रेन किया गया है कि वो एक दिए गए साइंटिफिक टूल के हिसाब से, साइकोलॉजिस्ट एक टेक्निक इस्तेमाल करता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर एक टेक्निक इस्तेमाल करता है, और जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर वो एक टेक्निक इस्तेमाल करता है। मन को जो पढ़ रहा है वो साइकोलॉजिस्ट, जो बातचीत करते हुए आपको सुन रहा है ही इज एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वाचा, और जो आपको ग्राउंड पे अपनी टीम के साथ काम करते हुए, और जब टीम के साथ आप काम करते हैं तो आप टीम के मेंबर भी हैं और टीम को लीड भी कर रहे हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों टेक्निक से वो असेसर अलग अलग अपने कंपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से वो पर्सनालिटी असेस करते हैं। और 5वें दिन कॉन्फ्रेंस डे जिसको हम बोलते हैं, हम मिलते हैं, हर आदमी अपना अपना ओपिनियन देता है, वो मार्क्स बोलते हैं उसको। और अगर आप थ्रेशोल्ड जो है उसको क्रॉस कर गए हैं तो आप रिकमेंडेड हैं। ओके, अभी आपकी यात्रा यहाँ पर रिकमेंडेशन पे खत्म नहीं होती है। ओके, आप रिकमेंड हो गए, उसके बाद आपका गहन मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इंटेंसिव मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकली आप फिट हो गए। अभी एक और स्टेज बची है कि क्या आप एनडीए की 300 सीट के लिए मेरिट में आ गए हैं कि नहीं। ओके, या ओटीए की या आईएमए की जो भी एंट्री है, या नेवल एकेडमी, जितनी सीट है, उसके बाद आपका, जब आप उसमें आ गए मेरिट लिस्ट में, अगर नहीं आए तो आप रिकमेंडेड है, लेकिन आप अगली बार ट्राई कर सकते हैं। ओके, फिर स्टार्टिंग वहीं से होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज वहीं से शुरू होगी। उन 5 दिनों में आपने क्या किया है, वो 2 साल बाद आने 5 दिनों में आप क्या करेंगे वो हम नहीं कह सकते। टेस्टिंग बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड है सब कुछ। और फिर आपका कॉन्फ्रेंस हो गया, आप रिकमेंड हो गए, मेडिकली फिट हो गए, मेरिट लिस्ट में आ गए। अब आप जाएंगे एकेडमी में,
Okay. एकेडमी में आपका लिटमस टेस्ट होगा, एकेडमी वही नेशनल डिफेंस एकेडमी, ओके 3 इयर्स ट्रेनिंग। ओके उसके बाद आप नेशनल डिफेंस एकेडमी से आप एयरफोर्स एकेडमी जाएंगे 1 साल के लिए, नेवल एकेडमी जाएंगे 1 साल के लिए, या आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाएंगे 1 साल के लिए। ये एनडीए एंट्री हो गई 12th के बाद। इसके अलावा बाकी ग्रेजुएशन लेवल की एंट्री होती है आपकी। तो ये 5 एकेडमीज है हमारी, IMA, NDA, OTA फॉर आर्मी। OTA भी 2 जगह है, OTA चेन्नई और OTA गया। और इंडियन एयरफोर्स का इंडियन एयरफोर्स एकेडमी दुंडिगल हैदराबाद, और इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला केरला। ओके तो मैं साइकोलॉजिस्ट था और अपने 2 टेन्योर्स में लगभग 2000 से ऊपर कैंडिडेट्स को मैं एसेस करके आप कर चुका SSB में साइकोलॉजिस्ट थे? हाँ, जो 3 लोग बोले मैंने, हाँ जी। उसमें से एक उसमें से एक इम्पोर्टेंट आप थे। एसेसर साइकोलॉजिस्ट भी आप होता है। उनका मन पढ़ के बता पाते थे? हम मन पढ़ के, हम कैंडिडेट से मिलते नहीं है, हाँ, अच्छा। हम नहीं मिलते, हमने शक्ल भी नहीं तो देखी। आप सर उन्हें कैसे ऑब्जर्व करते हो? हम उनके ऊपर टेस्ट करते हैं। और अभी तो हमारे यहाँ कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो होता नहीं है अभी। ठीक है। हर एक एंट्रीज में आपकी लड़कियां और लड़के दोनों आ सकते हैं। और उसके बाद आपकी एकेडमी में ट्रेनिंग 3 साल की एनडीए में, और उसके बाद आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी चूज किया है या जो भी आपको मिला है आपके मेरिट के हिसाब से, वहां आप जाते हैं। Okay. और वहां आपकी उस पर्टिकुलर फोर्स की ट्रेनिंग होती है। ठीक है। शॉर्ट सर्विस ट्रेनिंग जो होती है वो OTA आपकी चेन्नई में होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। ठीक है। और जो ग्रेजुएशन लेवल के बाद परमानेंट कमीशन एंट्री ट्रेनिंग होती है, वो एक और यूपीएससी की एंट्री है, CDSE कमांड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। Okay. वो आपकी IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती है। ये तो हो गई हमारी 3 एकेडमी Okay. इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी दुंडिगल हैदराबाद के पास है, वहाँ ट्रेनिंग होती है 1 साल की। Okay. और इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला केरला में, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, वहाँ पर हमारे नेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। तो ये कुल मिला के हमारी 5 एकेडमीज हैं जो इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स को डिफरेंट रोल के लिए, रेडी करती। टेक्निकल, फाइटिंग, सपोर्ट, सप्लाई, तमाम चीज़ें, लॉजिस्टिक्स, इनके लिए ट्रेन करती है। कितना लंबा होता है सर ये ट्रेनिंग का पीरियड लगभग? ट्रेनिंग मैंने बताया आपको 3 साल तो एनडीए में हो गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। ठीक है। और उसके बाद 1-1 साल आपका हो गया इसमें हाँ। लेकिन 18 महीने की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है। Okay. जो हमारे ग्रेजुएट्स आते हैं, ग्रेजुएट एंट्री स्कीम बोलते हैं हम उसको, और जो कमांड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं परमानेंट कमीशन लेकर, ठीक है। और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन लेकर आते हैं उनकी ट्रेनिंग OTA चेन्नई में होती है। सर 12th का बच्चा, ऑलमोस्ट 11-12th का बच्चा ये पॉडकास्ट देख रहा है, आपका एक मैसेज, अगर वो आर्मी ऑफिसर को ज्वाइन करना चाहता है या फिर आर्मी जवान को ज्वाइन करना चाहता है, कि वो एक आप मैसेज दे सकते हो कि क्या वो अपने रूटीन, डेली रूटीन में किस चीज़ को ऐड ऑन करे जिससे कि उसे इजी हो और इजीली वो जो है ज्वाइन कर पाए? ओके, तो सभी जो मेरे युवा साथी देख रहे हैं यहाँ पर, आज से लगभग 45 साल पहले मैं भी वहीं बैठा था जहाँ आप बैठे हैं। तो मैं उनसे केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिंदगी को अनुशासित बना लीजिए। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है। और जैसे ही आप अनुशासित हो जाते हैं, टाइम पे आप सुबह उठें और डेली एक दिनचर्या फॉलो करें। और आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप बोलने, जो आप लिख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसको बोलने लायक भी हो। और इसमें 2-3 चीजें हैं कि 12th तक जो आप काम कर रहे हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कॉमर्स हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, या आपका साइंस हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उनमें आप महारत हासिल करें। वो आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं उसको, वो है। साथ ही साथ पर्सनालिटी में और गुणों का भी विकास करें। दैट यू शुड बी फिजिकली फिट, यू शुड बी मेंटली अलर्ट, यू शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट। आपको हमने बताया ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन, तो हमारी एक खूबी ये भी होनी चाहिए कि हम दूसरे की भावनाओं को समझ के अपने आप को रेगुलेट करें, क्योंकि हमको उनको लीड करना है, केवल कोएर्शन या डंडे के जोर पे नहीं, हमको उनको लीड करना है भावनात्मक रूप से, प्लस स्वयं की भावनाओं को भी तो मैनेज करना है। तो दैट इज नोन एज हैविंग अ गुड इमोशनल इंटेलिजेंस, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है जनरल अवेयरनेस। आजकल के बच्चों में अगर हम पूछें उनसे कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या क्या फर्क है, झंडा कहाँ फहराया जाता है और कहाँ उसका आरोहण होता है, देश के प्रधानमंत्री और देश के बाकी आपके प्रदेश का जो सेटअप है, उनकी नॉलेज भी नहीं होती। तो इसको में बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक लीडरशिप के रोल में आना चाहते हैं, और मैं आपको वही बोल रहा हूं जो आप लीडरशिप के रोल में आना चाहें, तो आपको आपकी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। मेरे
परिवार में क्या हो रहा है, मेरे शहर में क्या हो रहा है, मेरे प्रदेश में क्या हो रहा है, मेरे देश में क्या हो रहा है, हमारे साउथ एशिया में क्या हो रहा है, हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हर तरीके से एनवायरनमेंट पे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिकल रिलेशन में क्या हो रहा है, राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध में क्या हो रहा है, हमको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज एज इट इज सेड, नॉलेज इज पावर। नॉलेज के साथ समझ भी होनी चाहिए। हाँ, एवरीवेयर। अच्छा, एक और चीज जोड़ता हूं इसमें मैं, आपकी पर्सनैलिटी को ज्यादा बेहतर निखारने की एक जो मंत्र है कि जो आपकी नॉलेज है उसको आप बोल सकें, एक्सप्रेस कर सकें। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, समझा सके। द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज विद ईज एंड क्लैरिटी। आपके जो भी आइडियाज हैं, सोच विचार हैं, उनको आप लिखकर या अपने ऑडियंस के लिए जिनके से आप बात कर रहे हैं बोलकर आप एक प्रभावी रूप से उनको बता सकें। तो जो आपकी नॉलेज आपने गेन करी 12th तक, जनरल नॉलेज भी आपकी ठीक है, और आप भाषा में आपका कमांड कंट्रोल है। भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश पे मैं थोड़ा जोर इसलिए देना चाहूंगा कि अगर आप इंडियन आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स में अफसर बनना चाहते हैं तो आपकी जितनी भी पढ़ाई है, जितनी भी आपकी युद्ध कलाएं हैं, व्हाटएवर बैटल क्राफ्ट जो आप सीखते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, या जो हम मल्टीनेशनल फोर्सेस के साथ काम करते हैं, उसमें इंग्लिश भाषा का बहुत जरूरी है पढ़ना। तो आपकी हिंदी तो आपकी लैंग्वेज है, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल आपकी लैंग्वेज है, वो तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। सही बात है। तो व्हाई नॉट टू लर्न इंग्लिश एज द सेकंड लैंग्वेज एंड टू हैव अ गुड कमांड इन रिटन एंड स्पोकन एक्सप्रेशन। तो ये मैं कहना चाहूंगा, छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई। एक और बात मैं दिल से कहता हूं आजकल के युवाओं से, कृपया करके आपके हाथ में जो डिवाइस है जिस पे आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं या आप लैपटॉप पे देख रहे हैं, इसको आप दिन में सुबह मैक्सिमम आधा घंटा और शाम को 1 घंटा, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप अगले 6 महीने से 1 साल इस हिसाब से चलिए, उसके बाद आने वाले 40 साल आप अपने हिसाब से अपने जीवन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये जो आपका डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल आपके हाथ में है, जो स्मार्टफोन हाथ में है, इसमें अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन उन अच्छी चीजों के साथ डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत है। वो चीजें जो आपको पढ़ाई से दूर करती हैं, आपको लक्ष्य से भटकाती हैं, तो इसको आप दूर रखिए, उसको देखिए, उसमें अच्छी चीजें भी हैं। लेकिन अभी मैं सभी युवाओं से बोल रहा हूं जो छात्र छात्राएं हैं कि ये जो वक्त है आपके हाथ से निकलता जा रहा है, और टाइम इज मनी, वापस नहीं आएगा। नॉलेज इज पावर एंड कॉन्सेंट्रेशन इज द की टू सक्सेस। अभी तक आपने क्या किया, पीछे वो निकल चुका है, उससे लेसन लीजिए। आगे क्या आने वाला है वो हमको पता नहीं है, तो आप अपने वर्तमान पे काम कीजिए, उसे बेटर कर सकते हैं। आप केवल अपने वर्तमान क्षण पे, इस प्रेजेंट पे काम कर सकते हैं। जिंदगी का सफलता का मंत्र यही है। नहीं तो मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि आज से 5 या 7 साल बाद अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो इस पॉडकास्ट को याद कर लीजिएगा कि किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपको समझाने की कोशिश की थी कि आज जो वक्त हमारे पास है वो वापस नहीं लौटेगा। और जब आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको कोई ग्रज ना हो, कोई रिग्रेट ना हो कि काश, उस टाइम मैं हमेशा ये बोलता हूं कि ये वर्ड काश बहुत बड़ा वर्ड है। आपके जीवन में ना आए, काश मैं ऐसा करता, क्योंकि वक्त लौट के नहीं आएगा। सो वैल्यू दिस टाइम, एंजॉय, सिंग, डांस, प्ले, व्हाटएवर यू वांट टू डू, हैव गुड फ्रेंड्स, लेकिन पढ़ाई की कीमत पर नहीं, या जो आपका लक्ष्य है उसकी कीमत पर नहीं। तो आई वुड लाइक टू जस्ट आस्क ऑल माई यंग फ्रेंड्स, बॉयज एंड गर्ल्स, टू डेडिकेट एंड ऑल्सो व्हेनेवर कि आपके माता पिता ने आपको जो भी उनकी जिस पद पे हैं, जिस पोजीशन में है, समाज में जो भी स्थान है, उन्होंने अपनी काफी अपेक्षाएं और धन लगा के आपको एक प्रोफेशन दिया है, सच बात है आप कर रहे हैं, तो आप प्लीज उसको चरितार्थ कीजिए, उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरिए, और ये वर्ड काश ना है, और आप एक लीडरशिप के रोल में जाए। आपने बोला जवान, ये तो मैंने ऑफिसर्स बनने की बात करी। अभी हमारे जवानों की भर्ती अग्निवीर के तहत हो रही है। मैं कोशिश करना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप लीडरशिप के रोल में एज एन आर्मी ऑफिसर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये थोड़ा सा मेरे लिए कठिन है, तो एज ए अग्निवीर भी आप आ सकते हैं। बी ए पार्ट ऑफ अ ब्यूटिफुल सिस्टम नोन एज इंडियन आर्म फोर्सेस, एंड दिस इज यू विल लिव ए लाइफ एंड वी प्रिपेयर यू फॉर लाइफ। और रिटायरमेंट के बाद भी आप एक बहुत ही गौरवशाली, अपना गर्व से भरा हुआ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये मेरा आपको आश्वासन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। रिटायरमेंट वाली बात पे सर मेरा एक सवाल है आपसे। आप ऑलमोस्ट 5 साल के थे जब आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। उसके बाद आप
प्रिपेयर करते रहे अपने आप को, है ना, आपका जो दृढ़ निश्चय है वो और मजबूत होता गया। उसके बाद आपने आर्मी ज्वाइन करी, 33-34 साल उसमें आपने दे दिए आर्मी को। अब आप रिटायर हो। आपकी सर आर्मी लाइफ को भी साइड रखते हैं, आर्मी के अलावा मुझे पता है आर्मी आपके अंदर बहुत हाँ, वो इस जिंदगी में तो नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी। और आगे 7 जीवन में मिलेंगे, अगर मिले तो मैं यूनिफॉर्म ही पहनूंगा, वो ऑलिव ग्रीन और कॉम्बैट ही पहनूंगा। डन। ये मेरी ईश्वर से एक लेकिन प्रार्थना है। इसके साथ साथ आपकी हॉबी क्या है? मतलब आप आर्मी के साथ साथ आपकी हॉबी क्या है और इंटरेस्ट क्या है आपका? किस किस चीज में और इंटरेस्ट है? जब कभी फ्री होते तो आप क्या करते हो? मैं और हाँ, ये मैं बात बताना चाहता था कि वो जो कॉमन परसेप्शन है कि इंडियन आर्मी केवल वो घोप निकाल और ब्लड ऑल अराउंड, टॉकिंग अबाउट वॉर, टॉकिंग अबाउट लड़ाई झगड़ा एंड ऑल दैट, वो तो है ही, वो तो हमारा मेन कर्तव्य है। लेकिन आर्मी में इतना समय मिलता है आपको। अब आप देखिए, मैं जब आया था तो मैं ग्रेजुएट था, उसके बाद मैंने 3 पीजी की हैं। हाँ। MSc in Defense and Strategic Studies from Allahabad University, MBA in HRM from Christ College, and MSc in Weapon Technology from Pune University. इसके अलावा एक डिप्लोमा कोर्स किया है, बहुत अच्छा। 3 सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं आर्मी के साथ साथ। आर्मी के टाइम पे, 33 साल की बात बता रहा हूं मैं आपको। और अभी मैं PhD कर रहा हूं, और मैं अपने आप को बहुत औसत दर्जे का एक छात्र मानता हूं। हाँ, थोड़ी मेहनत करी तो 2 पीजीज में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है, एक MSc इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, औसत तो नहीं, और MBA इन HRM फ्रॉम क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर, इनमें मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली है। इसके बाद दूसरा नहीं, मैं औसत इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे आर्मी ने एक चीज सिखाई है कि जब जो काम कर रहे हो तब वही काम करो। आई टोल्ड यू, कॉन्सेंट्रेशन इज द की टू सक्सेस। तो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, लड़ाई के वक्त लड़ाई। अब हम आते हैं हॉबीज पर। तो चूंकि मैं मतलब आई एम ए टी टोटलर ना, मैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू लिकर इन सब चीज़ों से दूर रहा। 42 साल हो गए मतलब घर छोड़े हुए, आज तक कभी, और प्योर वेजिटेरियन भी हूँ। आर्मी में सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये, और जब भी ठंड लगती थी तो एक गिलास दूध गुड़ के साथ पी लिया, मलाई डाल के। रम नहीं? नहीं, कभी नहीं, कोई रम नहीं, कोई राम बियर कुछ नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं या थोड़ा बहुत जो लिकर लेते हैं, मैं उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा। लेकिन मुझे समय बहुत मिल गया। From second lieutenant to colonel, 33 years of service, I had lot of time to invest in myself. तो मैं लिखता भी हूँ एज ए पोएट, कंपोज भी करता हूँ, गायन में बहुत रुचि है मेरी। पिछले करीब 43 साल से मैं गा रहा हूँ। तो कैसा गा रहा हूँ, क्या गा रहा हूँ, वो छोड़ दीजिए। थोड़ा सा हो जाए सर, थोड़ा नहीं, लेकिन 5 साल मतलब कुछ आपने लिखा हो सर, थोड़ा सा मेरे कहने पे आप थोड़ा सा तो हो जाए कुछ सर। अच्छा, खैर मैं अपनी डायरी लेके नहीं आया हूँ। कुछ तो याद होगा सर, 2-4 लाइन। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ वो अंदर से निकलेगा। लिखा बहुत है मैंने, और गाया बहुत है इनफैक्ट। ओके। चाहे वो गीत हो, गजल हो, या संगीत की और विधाएं कहाँ हो। पे सर गाया है, मतलब ये? ऑल इंडिया रेडियो मुंबई में भी गाया है मैंने। ऑल इंडिया रेडियो अपना इलाहाबाद में भी गाया है। आर्मी का ये साइड और आर्मी का ये साइड भी होता है। मतलब आर्म फोर्सेस का एक सॉफ्ट साइड नहीं बोलूंगा। और ये जो कलात्मक चीजें हैं ना, ये आपको डी स्ट्रेस होने में बड़ा मदद करती हैं। आई एम ए साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हूँ। तो मैं डी स्ट्रेस करने के लिए, देखिए, हम सबके जीवन में तनाव तो है, चाहे तनाव आपकी अपेक्षाएं आपकी पूरी नहीं हो। 2 लाइन सुन के जाऊंगा सर आज। बिल्कुल, वो तो मैं, हाँ ठीक है, मैं भी सुना के जाऊंगा। और तो ये आपको डी स्ट्रेस होने में बहुत मदद। जब आप कलम उठा के अपने विचार लिखते हैं, कैसे भी हों, इसलिए बच्चों को बोलता हूं, मैं सबको, युवाओं को बोलता हूं, डायरी लेखन शुरू कर दीजिए। आज आपने कुछ नया सीखा, उसको लिख लीजिए धीरे धीरे। उससे क्या होता है सर? हाँ, जब आप लिख लेते हैं ना, तो पहली बात तो इट एक्ट्स एज ए मिरर टू योरसेल्फ। क्योंकि एक तो डायरी राइटिंग में क्या होता है, आज मैं ये करूंगा, रात को सोते वक्त आप चेक करते हैं क्या मैं कर पाया। तो फिर आप अपने आप को एनालाइज करना शुरू करते हैं कि मैं जो टारगेट सेट करता हूं उनको मैं 50% अचीव करता हूं, या 10% करता हूं, या 100% करता हूं। एक रिग्रेट भी होता है, अगर नहीं किया तो रिग्रेट होता है। तो अगले दिन से मैं रियलिस्टिक टारगेट लिखता हूं, ठीक करते। और थोड़ी सी, और ये आत्मविश्लेषण है। दिस इज अ सेल्फ मोटिवेटिंग प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योरसेल्फ। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक चलता है ये। और चूंकि मैं ये, कोई किसी ने पढ़ाई नहीं है चीज, ये खुद करी है, और फॉरवर्ड पोस्ट पे इतना ज्यादा रहे हैं, तो वहां डायरी लेखन करना, प्लस आप पहाड़ों में बैठे हैं, जैसे आप इस पर्टिकुलर शहर में बैठे हैं, आपको थोड़ा समय मिला, बादल ऊपर आ गए,
वहां आपने कुछ उस दिन लिख दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे वो प्रोज में हो, चाहे पोएट्री में हो, चाहे शेरो शायरी में हो, चाहे कहानी में हो, पद्य में, गद्य में, या किसी कथा और कहानी में हो, आज से 1 साल बाद जब आप उठा के देखेंगे ना, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये हरप्रीत मैंने लिखा था। तो आपने क्या किया, अपने, हमारे यहां पर बहुत जगह है, मल्टीपल टेराबाइट्स की कैपेसिटी है और खाली है, तो मेरी भी खाली है ज्यादातर, तो मैं उसमें अच्छे अच्छे विचार डाल के और लिखता हूं। तो डायरी राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगिंग इज इंपॉर्टेंट, किसी भी तरह का, कोई भी चलेगा, आप कुछ व्यंजन बनाना चाहते हैं, गार्डनिंग करना चाहते हैं, दिस इज द प्लेस जहां पर आप खुद के साथ जिंदगी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आप खुद के साथ वो टाइम गुजार रहे हो। लोग क्या कह रहे हैं, अच्छा लग रहा है किसी को, नहीं लग रहा, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, कुछ समय जिंदगी में, स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना कि दिन में एक बार स्वयं को देखिए मिरर में, नहीं तो यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन दैट डे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि दिन में कुछ समय अपने साथ गुजारिए, क्योंकि आप नहीं तो आप रह जाएंगे एक अच्छे व्यक्ति से मिलने से। सच बात। तो मैं सेल्फ प्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, कि आत्म प्रशंसा नहीं, लेकिन बट नेचुरली मेरे अंदर भी वो ईश्वर का अंश है। सच बात है। मैं क्यों डाउट कर रहा हूं कि मैं ये नहीं कर सकता। तो मैंने हमेशा एक और चीज बोली कि इफ यू कैन डू इट, व्हाई कांट आई। एज ए कॉम्पिटिशन नहीं, आपकी अच्छी चीजों से सीख के, आप अच्छा गा रहे हैं, मैंने आपकी वो चीज पकड़ी और मैंने उसको प्रैक्टिस किया और मैं अपनी गायकी को बेहतर कर गया। मैं मैराथन रनर रहा हूँ, 45 किलोमीटर, 42, 45, 55 तक दौड़ चुका हूं मैं, और भी गेम्स थे। तो ये अंदर से चीज आती थी कि इफ ही कैन डू इट, सेम 2 हाथ उसके पास है, सब कुछ उसके पास, 2 पैर हमारे पास है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। उसकी परवरिश या जैसी भी जो है, तो इफ ही कैन डू इट, सो दैट ही कैन डू इट इज नॉट कॉम्पिटिशन, दैट इज अ सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोसेस बेस्ड ऑन इंस्पिरेशन एंड एम्यूलेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति की अच्छी क्वालिटीज को इम्बाइब करके स्वयं में सुधार करना, फिर आप देखिए पर्सनैलिटी कैसे निखर के आती है। तो चाहे वो गायन हो, फोटोग्राफी हो, लेखन हो, गार्डनिंग हो, स्पीकिंग स्किल्स हो, एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ हो, जो रीचिंग आउट टू पर्सन हु नीड्स यू। लाइक मैं लद्दाख में था, तो वहां मैंने कहीं से पढ़ा था, ईच वन टीच वन प्लांट वन। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ, आजकल रिटायर होने के बाद मैं पूरे देश में ट्रेवल करके यूथ से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ कि आपका एक मकसद ये भी होना चाहिए, ईच वन टीच वन प्लांट वन। मतलब हर युवा जो है यहाँ पर अपनी गली में, अपने गांव में, अपने शहर में किसी एक बच्चे को पिकअप करेगा, उसको मिठाई नहीं खिलाएगा, उसको कपड़े नहीं बांटेगा, उसके साथ वीकली 2 से 3 घंटे स्पेंड करेगा कि बेटा ऐसे नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, घर को ऐसे रखो, एक अच्छा नागरिक बनाएगा। एंड प्लांट वन, एक ट्री प्लांट करो और इंश्योर करो कि वो बड़ा हो, क्योंकि पेड़ काटने में तो हम सबसे आगे हैं। तो वी केयर फॉर द एनवायरनमेंट। तो सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में ये 2 चीज इंपॉर्टेंट हैं कि मैंने जो सीखा है वो मैं औरों को कैसे दे सकूं। ये चीज सिर्फ मैंने सर आर्मी के अंदर देखी है, बाकी और भी बहुत सारे, मतलब आर्मी इन द सेंस वो आर्म फोर्सेस के अंदर, मतलब बाकी और भी प्रोफेशंस है बहुत सारे। मैं देखिए मान के चलता हूं कि इस देश में बहुत लोग काम कर रहे हैं, केवल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, आर्म फोर्सेज अलोन नहीं है, लोग काम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, और इसीलिए देश आगे जा रहा है। हाँ, इनकी संख्या बढ़ेगी तो जो हमारा टारगेट है 2047 तक एक सुपर पावर बनने का, विश्व गुरु बनने का, वो हम जल्दी अचीव करेंगे। लेकिन अगर हम इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते हैं तो हमारा ये टारगेट बहुत डिफिकल्ट होता जाएगा, टफ हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं फिर से बोलना चाहता हूँ आने वाली युवा पीढ़ी को कि ईमानदारी से रहें, सफाई से रहें, देश प्रेम करें, और जो टारगेट है आपका, एंड एज आई सेड, यू कैन डू एनीथिंग विच यू थिंक नाउ इज इम्पॉसिबल, देयर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल। अच्छी किताबें पढ़िए, रीडिंग इज अनदर गुड हॉबी। कलाम साहब को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, मिलिट्री लीडर्स को पढ़िए, पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारे हुए हैं उनकी राइटिंग्स पढ़िए। कोई 1-2 बुक हैं जो सजेस्ट करते हो सर आप? मैंने कुल 32 किताबों की एक लिस्ट बनाई है, आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, मैं डालूंगा नीचे, आप उसमें डाल दीजिएगा लिंक में। और उन बुक्स को मैंने पढ़ा है जिसमें विंग्स ऑफ फायर है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बाय एम के गांधी है, विंग्स ऑफ फायर बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ऑटोबायोग्राफी है अपनी स्वामी विवेकानंद के ऊपर है साहित्य, और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बाय स्वामी परमहंस योगानंद जी, और रियलिटी एट डॉन बाय श्री रामचंद्र शर्मा,
जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं फ्रॉम माइंडफुल हार्टफुलनेस। इसके अलावा जैक मा की हिस्ट्री है, द टॉप 30 CEOs ऑफ द वर्ल्ड है। ऐसे करके मैंने कुछ एक किताबों की लिस्ट बनाई है, जिसमें मैरी कॉम है, जिसमें कल्पना चावला का उल्लेख है। ऐसे करके मैंने कुछ 32-33 किताबों की लिस्ट बनाई, मैं आपसे शेयर करूंगा। मतलब जब भी मैं डाउन होता हूँ या अपने आप को थोड़ा सा हल्का सा कमजोरी महसूस करता हूँ, क्योंकि आई एम ए ह्यूमन बीइंग, तो मैं इनमें से किसी भी किताब को उठा के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं पढ़ना जहाँ शुरू आप करता लो हूँ। फील कर रहे हो। जहाँ हर आदमी लो फील करता है, आज सच बात है, और इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, बट आप कोप कैसे करते हैं उस स्ट्रेस को, वो बड़ी चीज़ है। वो बड़ी चीज है। तो मेरी कोपिंग स्ट्रेटेजी जो मैं लोगों को बोलता हूँ, जो खुद पे करता हूँ, वो मेरे वेंटिलेटर क्या है, म्यूजिक है, किताबें हैं, पेन और पेपर है। इनको मैं अपना वेंटिलेटर बनाता हूँ, जिससे मेरा स्ट्रेस को डी स्ट्रेस करता हूँ। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने 42 साल में ये जो अपने आप खोज के निकाल के किया है, आप लोग करिए। आपको मतलब यू डोंट हैव टू, आपको शायद बताने वाला कोई नहीं था, बट आज हाँ, कोई एटलीस्ट बताने आप तो वाला बता रहे हो। वो जो पहाड़ी के कोने में बैठ के जो करते थे ना, यार इतना समय है कुछ करने के लिए नहीं है तो क्या कर सकते हैं, और फालतू शौक थे नहीं। और एक और बात बोलूंगा कि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, कृपया करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एंड ML उसको पढ़िए, उसका इस्तेमाल, चाहे वो ग्रोक हो, चाहे चैट GPT हो, चाहे जेमिनाई हो, जितने भी हमारे जो टूल्स आ गए हैं जो हमको शॉर्टकट मारने को मजबूर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, लेकिन उनका स्लेव नहीं बनना है। अगर हम उनका स्लेव बन जाते हैं तो टेक्नोलॉजी, फिर हमारा दिमाग जो है और टेराबाइट खाली हो जाएगा। तो कृपया करके टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करिए, अपनी इंडिविजुअलिटी को अफेक्ट किए बिना, और आपके अंदर एक ऊर्जा का स्रोत है, आपके अंदर एक प्रतिभा का एक भंडार है, उसको प्लीज बाहर लाइए, एक्सप्रेस करिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको सर लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया AI में लीड करेगा? 100%। हम्म। आप कहा ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? टॉप CEOs इंडियन है, नो डाउट। गूगल, मेटा, ये वो जितने भी हैं, ये इंडियंस हैं। बट मेरा एक ही बस ये कहना है कि हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, वही चीज, वही वातावरण, वही फैसिलिटीज, वही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम यहाँ दे पाए। अगर हम यहाँ दे पाए तो हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। जो हमारे युवा जो भाग रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, US, कनाडा, यही बिजनेस है सर हमारा। हाँ, तो हम देश छोड़ के ना जाएं। हम लोग स्टडी अब्रॉड से आई नो आई नो दैट। नहीं, स्टडी अब्रॉड, नॉट सेटल अब्रॉड। यस, योर्स इज नॉट दिस बिजनेस व्हाट आई एम टॉकिंग, योर्स इज स्टडी अब्रॉड। क्लियर हो गया ना। अंडरस्टूड? यू आर नॉट मोटिवेटिंग देम कि वहां स्टडी करके वहां जाके सेटल हो। सेटल अब्रॉड तो नहीं है। नहीं, मेरी डॉटर खुद अभी जर्मनी से रह के आई है। वापस आ जाओ। हाँ, जर्मनी में रह के आई है, 8 कंट्रीज का ट्रेवल करके। तो मैंने पूछा, बेटा वहीं सेटल हो गए? बोलती बिल्कुल नहीं। वो वापस आ बहुत गई, बच्चे ये गलती करते हैं, वहां वापस आ गई है। बहुत बच्चे। हम लोग भी काउंसलिंग जब करते हैं, कोई स्टूडेंट आता है तो और मैं खुद 5 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। आप में से जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं स्टूडियो में, या मेरे दर्शकगण, बताएं जरा कि वो क्या चीजें जो वहां है और जो हिंदुस्तान में नहीं है। कुछ है चीज़ें, लेकिन सर बट मुझे कुछ चीज़ें लगता है कि हम लोगों को और इम्प्रूव करनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि वातावरण, ऐसा वो है, शायद थोड़ा सा हम ऐसा है ना कि जब हम ऐसे करते हैं ना, डू यू हैव इट इन यू, जब मैं एक उंगली आपकी तरफ दिखाता हूं तो 3 मेरी तरफ देखती हैं, हाँ सच बात है। और जब 3 देखती हैं ना, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, और तब बोलते हैं कि नहीं नहीं, आई हैव इट इन मी, और मैं आपको बोल रहा हूं आप ऐसा करिए, तो थम्स अप है। समझ गया प्रिंसिपल? तो आप ये देखिए ना कि बाहर जो है उसके लिए आप क्या जिम्मेदार, आप जिम्मेदार कितने हैं? सच बात है। मेरे चारों तरफ प्रदूषण है, मेरे चारों तरफ गंदगी है, चारों तरफ करप्शन है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए वो चीजें हैं, मैं और आप ही तो बैठे हैं वहां पर। सच बात है, किसी एक को सुधरना पड़ेगा ना। ये तो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं हमारी जिंदगी के। ईमानदारी से काम करना है, रात को चैन से नींद लेनी कि नहीं लेनी। बिलियनियर बन गए, रात को नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस में एक दिन क्या फायदा? चले गए, इतनी बीमारी का शरीर बना लिया। लेकिन चीजें सर पहले से बहुत ज्यादा सुधरी हैं, मुझे बेहतर हुई है। बेहतर। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं चूंकि पूरे देश में युवाओं से जुड़ता हूँ, अवर यूथ इज एक्चुअली, बहुत एक्टिव है, सच बात है, मैं खुद बोलता हूँ, हमारी जनरेशन से बहुत ज्यादा एक्टिव है, एक्टिव है बिल्कुल सर, और ईमानदार है। ईमानदार है, उसका टारगेट, मोरल्स हैं थोड़े। हाँ, उसके मॉरल वैल्यूज हैं, उसका टारगेट हैप्पीनेस है, केवल पैसा ऐसा नहीं। नहीं है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी स्टडी अब्रॉड करा के सेटल इनसाइड कराइए। हम लोग बहुत सर काउंसलिंग करते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत बोलते हैं ये चीज़ कि आप प्लीज़ पढ़िए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, बिल्कुल नो डाउट है,
पढ़िए, वापस आइए, ग्लोबल एक्सपोजर लीजिए, वापस बट आइए। वापस जरूर आइए। मेरी छोटी डॉटर एक तो एयरफोर्स में, छोटी वापस आ गई है, एग्जाम्पल देखिए आप। और वो बोल रही पापा मैं आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन तो करूंगी। अगर ये हर एक बच्चा इस तरीके से अगर हाँ। सोचने लगे तो मुझे लगता है कि फिर जरूरत नहीं है और न सिर्फ आर्म फोर्सेस, आप जिस क्षेत्र में कुछ भी रहें, करिए। आप सुबह निकलिए। निकलने से पहले कृपया करके अपने वातावरण को दूषित मत करिए। इधर थूका, उधर छोटे 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 उधर से पैकेट चीजें फेंक हैं, दिया, छोटी छोटी सी छोटी-छोटी चीजें, अगर इसको सुधारना स्मॉल चाहो। हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स हैं हमारी, कि हम छोटे से गेन के लिए, आप ऑफिस लेट हो गए, आपने कहानी बना दी, क्यों झूठ बोलना। अच्छा, बोलो ना आप। एक और चीज बताना चाहता हूं मैं, जो मैंने एनालाइज करी है, कि हम पहली बार झूठ बोलते हैं तो हमको वो चीज कन्विंस कर देते हैं सामने अपने बॉस को या अपने टीचर को, और वो झूठ हमारा प्रूव हो गया, दूसरी बार भी प्रूव हो गया, तीसरी बार भी प्रूव हो गया। अब हमको आदत पड़ गई है कि अगर मैं अच्छी कहानी बनाऊंगा तो झूठ बोल के मैं बच सकता हूं। और अगर ये मेरी जिंदगी का एक गाइडिंग प्रिंसिपल काइंड ऑफ बन जाता है, झूठ बोलो, शॉर्टकट मारो, आप ऊपर जाओगे लैडर पे, खतरनाक स्थिति है वो। ईमानदारी में आपको पहली बार थप्पड़ पड़ेगा, पहली बार डांट पड़ेगी, लेकिन आपके बॉस को भी पता है कि बंदा जब भी सच बोलेगा। अब आप देखिए यात्रा किसकी लंबी है, जिसने सच बोला। झूठ के पांव जो होते हैं ज्यादा दूर तक नहीं ज्यादा चलते। दूर तक नहीं। और सच्चाई की जो चीज है, वो आपका एम्प्लॉय, आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप उस एम्प्लॉय को रखना चाहोगे जो आपसे ईमानदारी से बोलता है सच बात। कि सर मैं काम नहीं कर पाया, आई एम सॉरी बट आई विल इंप्रूव। सही बात। ना कि उसके कि मैं काम नहीं कर पाया, उसके कारण मैं नहीं हूं, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, कि हम झूठ से जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मोशन में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, या सच्चाई के संघर्ष के साथ एक बिल्कुल तटस्थ होके, मजबूत होके हम एक अच्छी फाउंडेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आज की जनरेशन, दे आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट एंड आई एम प्राउड ऑफ देम एक्चुअली। सर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं अच्छा बोलिए, आपको, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। चलिए आप। वन लाइन आंसर। बड़े सोल्जर इज ऑलवेज रेडी, प्लीज। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? बोथ। एक सर। डिसिप्लिन नंबर 1, ओके। and keep getting motivated from your inherent strength and to learn from the environment. फेयर या करेज? Sorry, फेयर या fear या courage? Yes, fear is a part of life, and anybody who says that I don't, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे कोई fear नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। लेकिन उस लाइन पर, fear की लाइन पे, वो बाउंड्री क्रॉस करना एक लंबी सांस लेके, that is courage, ओके। and that courage takes you miles ahead. मोबाइल या बुक्स, मतलब ये इसका रीजन है? Books. ओके। बुक्स, आई विल नॉट एट ऑल, मतलब मैं इसमें मिक्स नहीं करूंगा कुछ भी, कि आपके पास बुक्स हैं, क्योंकि एज ए मनोवैज्ञानिक मैं बोलता हूं कि आप जब बुक्स पढ़ते हैं तो आपके जो लोब्स होते हैं, फ्रंट, लेफ्ट और राइट, उन पे जो आपका प्रभाव पड़ता है। मोबाइल आप खुद यूज करते हैं, आप कितना स्क्रीन पे कर लीजिए, वो चीज आपकी स्थायी नहीं रहती है, डिस्ट्रैक्शंस इतने होते हैं। बुक्स फर्स्ट, मेक बुक्स योर फ्रेंड। सर एक हैबिट जो हर यूथ को डेवलप करनी चाहिए? एक, ओनली वन हैबिट, वन हैबिट इज मेक अ वेरी गुड रूटीन फॉर द डे। एक हैबिट ऐसी डेवलप करिए कि आप दिन का एक रूटीन बनाएं, और हर दिन एक नई आदत, एक नया लेसन आप लर्न करें। आज मैंने ये किया, तो दिस इज वन थिंग आई वांट टू टेल यू, दैट अ डिसिप्लिन्ड routine for the day and a habit to learn one good thing, one new thing in life. If one can develop, उसकी personality अपने आप विकास होगा। थैंक यू सो मच सर। आज लगा नहीं मुझे कि मेरा कोई पॉडकास्ट है, ऐसा लगा कि हम दो फ्रेंड्स हैं जो बैठ के एक बड़े भाई से कोई छोटा भाई सीख रहा है। तो आज का पॉडकास्ट मुझे लगता है मेरा वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट था, सीखने को बहुत कुछ मिला, आपने बहुत इजीली समझाया। मैंने अपनी लाइफ जर्नी शेयर करी है आपसे, फ्रेंकली स्पीकिंग। आई एम ऑफ दैट पर्टिकुलर जनरेशन, या मैं उस प्रोफेशन से आता हूँ जहाँ हम दिल की बात ही कर सकते हैं। वी आर नॉट एक्सपर्ट इन changing our content based on the what person wants to listen. This is what we have learned. थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, और होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट में। और इन केस अगर हमें आपकी दोबारा ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आपने मुझे मौका दिया। आपकी जो 2 लाइनें बची हैं हम उसमें ज़रूर सुनेंगे आपसे। और अगर चाहें तो आप गुनगुना सकते हो। लिखा तो मैंने बहुत कुछ है।
लेकिन मैं आज चूंकि अभी 26 जनवरी होके चुका है तो मैं कुछ देश के युवाओं के लिए भी कहना चाहूंगा। तो मैंने लिखा था, ये भारत देश हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है विश्व गुरु इस धरती का, सबकी आंखों का तारा है। लूं जन्म सदा इस धरती पे, वरदान मुझे तू देना माँ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू सो मच सर, आप तो अच्छा गाते हो। नहीं, ये तो मैंने खुद लिखा था। अच्छा। और थीम तो उसकी है, हाँ, लेकिन मैंने एक गीत लिखा गीत था। आपके उस गीत का एक बोल आपके। स्टैंजा मुझे याद आ गया, हाँ। तो मैंने आपको सुनाया। और मेरा ये संदेश है हाँ जी। कि इस मिट्टी से हमको प्यार करना है। नहीं सर, और ये केवल सोल्जर्स का फर्ज नहीं है, आम आदमी। वो बाउंड्रीज अपनी जो लैंड, एयर और नेवल बाउंड्री है उसको लुक आफ्टर करेंगे। लेकिन जो पूरा देश 15,162 किलोमीटर की जो हमारा लैंड एरिया है और 7,160 किलोमीटर का जो मैरीटाइम बाउंड्री है, उसके अंदर रहने वाले जो हम जो देशवासी हैं, चूंकि मैं भी अभी रिटायर्ड हूं देशवासी, तो न सिर्फ सैनिक बल्कि हमारे देश के नागरिकों का, हम सब का फर्ज बनता है कि इतने खूबसूरत राष्ट्र को, इतने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बीकन को, पताका को लेके चलने वाले भारतवर्ष को, उसकी हम इज्जत में हर काम करें और हमेशा इसकी राष्ट्र का सम्मान करें। और नेशन फर्स्ट और राष्ट्र सर्वोपरि का हम एक उद्घोष करें और इसको जिए डे टू डे लाइफ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बस लास्ट में जाते जाते आपने जो इतने साल हम लोगों, जब हम घर पे चैन से सो रहे थे, घर पे बैठे थे, तो शायद आप लोग जो है एक बॉर्डर पे और एक अपने देश के लिए जो आपने टाइम दिया है, उसको सर सैल्यूट है। थैंक यू सो और मैं अंत में अपने वीर शहीदों को, जिन्होंने, पहली बात तो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को, जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी शहादत से हमको ये देश 1947 में आज़ाद करके दिया, और उसके बाद जो हमारे वीर शहीद हैं, जो हमारे आर्म फोर्सेस और हमारी संगठित जो सेनाएं हैं, उनके जो हमारे वीर सैनिक हैं, उन्होंने जो शहादत दी, मैं उनको नमन करता हूं। और मैं खुद का ये संकल्प है कि मैं जितना भी जीवन बचा है उसमें मैं देश को समर्पित रहूंगा, और यही मैं आज की पीढ़ी से आह्वान करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।